Hello students, welcome to our channel Enrich Minds. I am Preksha Jain, back with class 8 science. Today we are going to start chapter 17, that is stars and the solar system. So इस चैप्टर में हमें किसके बारे में पढ़ना है? स्टार्स के बारे में एंड सोलर सिस्टम के बारे में. अब ये क्या होता है? सो एज वी ऑल नो कि हम कहाँ पर रह रहे हैं? अर्थ पर रहते हैं. सो अर्थ क्या है? एक प्लैनेट्स है एंड प्लैनेट्स किसका पार्ट है? सोलर सिस्टम का पार्ट है. तो जैसे कि अर्थ सोलर सिस्टम का पार्ट है, और भी कुछ प्लैनेट्स हैं जो सोलर सिस्टम का पार्ट है. आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा भी होगा. क्या है एग्जाम्पल? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून. तो ये सब क्या है? सोलर सिस्टम के पार्ट है. एंड इसके अलावा और क्या होता है? सैटेलाइट्स होती हैं. फॉर एग्जाम्पल मून. सो मून तो एक नेचुरल सैटेलाइट है. उसके अलावा कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी हैं. क्लियर है? एंड स्टार्स आर सेलेस्टियल बॉडीज. जो हमें स्टार स्काई में ट्विंकलिंग दिखते हैं ना, वो क्या है? स्टार्स हैं. तो हम ये दोनों चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं इस चैप्टर में. सो लेट्स स्टार्ट. पहेली एंड बूजो विजिटेड their grandparents' village during the summer break. So पहेली और बूजो समर ब्रेक में, जैसे आप लोग कहीं कहीं जाते हो ना, तो पहेली एंड बूजो भी जाते हैं. एंड वहाँ वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स की विलेज में जाते हैं वो समर पे. आफ्टर डिनर दे वेंट टू ऑन टू द रूफ ऑफ द हाउस. एंड आफ्टर डिनर वो क्या करते हैं? रूफ पे चले जाते हैं, छत पे. इट वॉज अ क्लियर क्लाउडलेस नाइट. तो उस दिन क्या था ना कि जो नाइट थी वो क्लाउडलेस थी, मतलब कोई भी क्लाउड्स नहीं थे, एकदम क्लियर स्काई था. दे वर सरप्राइज टू सी अ लार्ज नंबर ऑफ ब्राइट स्टार्स इन द स्काई. एंड क्लियर स्काई था तो स्टार्स जो थे वो क्लियरली विजिबल थे. ब्राइट लाइट जो दिख रही थी, वो लोग बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे वो देख के. दे हैड नेवर सीन सच अ ब्यूटिफुल सीन इन देयर सिटी. सो इस टाइप का ब्यूटिफुल सीन जो था वो उन्होंने सिटी में बिल्कुल भी नहीं देखा था. Paheli wondered why the village sky was so different from the night sky in the big cities. So पहेली ये क्या सोचती है कि अब विलेज एंड सिटीज में जो नाइट स्काई है वो इतना डिफरेंट क्यों है? Her grandparents explained that due to bright light, smoke and dust, the sky in the big cities is रियरली क्लियर. सो उसकी ग्रैंड मदर उनको एक्सप्लेन करती हैं कि क्या है, सिटीज़ में ब्राइट लाइट्स हैं, जो हाई बिल्डिंग्स हैं, देन स्मोक और डस्ट की वजह से स्काई इतना क्लियरली विजिबल नहीं होता है. दैट इज़ वाई स्टार्स जो हैं वो इतना ब्राइटली नहीं दिखते. बट विलेजेस में इस टाइप का कोई भी पॉल्यूशन नहीं है, इतनी ब्राइट लाइट्स नहीं होती. दैट इज़ वाई जो स्काई है वो क्लियर दिखता है. He also identified some objects seen in the night sky and told stories. So उसके जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने और भी काफ़ी कुछ ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई की स्काई में एंड उनके बारे में स्टोरीज बताई, स्टोरीज एसोसिएटेड विद देम. नाइट स्काई वॉचिंग कैन बी फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस एट अ प्लेस वेयर देयर आर नो ब्राइट लाइट्स एंड द एटमॉस्फेयर इज क्लियर. सो जहाँ पर भी एटमॉस्फेयर क्लियर है ना, वहाँ पर क्या है? नाइट स्काई बहुत क्लियरली ऑब्जर्व किया जा सकता है. एंड नाइट स्काई में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी स्टार्स या बॉडीज़ हैं, उनके बारे में एक्सपीरियंस किया जा सकता है विजुलाइज करके. लुक एट द स्काई ऑन अ डार्क क्लियर नाइट. सो इसके लिए आप भी एक्सपीरियंस कर सकते हो जो डार्क क्लियर नाइट है उसमें स्काई को ऑब्जर्व करके. You see the entire sky dotted with countless stars. So आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि पूरे स्काई में ऐसे डॉट डॉट टाइप का ऐसे इंप्रेशन होता है. एंड वो डॉट जो हैं वो काउंटलेस हैं एंड वही क्या है? स्टार्स हैं. सम ब्राइट एंड सम नॉट सो ब्राइट. कुछ कुछ से बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखेंगे एंड कुछ ब्राइट नहीं दिखते उतना. सो यू हैव टू ऑब्जर्व दैम केयरफुली. सो डू ऑल ऑफ देम अपीयर टू ट्विंकल. तो जितने भी स्टार्स हैं वो सारे ट्विंकल होते हुए दिखते हैं क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं होता. कुछ जो ब्राइट हैं वो दिख रहे हैं, बाकी कुछ कुछ जो ब्राइट नहीं होते हैं वो ट्विंकल होते हैं, नहीं दिखते. बट हम फिर भी क्या कंसिडर करते हैं? ऑलमोस्ट ऑल स्टार्स ट्विंकल. डू यू फाइंड एनी स्टार लाइक ऑब्जेक्ट विच डज नॉट ट्विंकल. आपको स्काई में कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी दिखेंगी कि स्टार जैसी ब्राइटनेस है बट वो ट्विंकल नहीं कर रहे हैं. The objects which do not twinkle are planets. तो जो ऑब्जेक्ट्स ट्विंकल नहीं करते हैं वो क्या है? प्लैनेट्स हैं. The moon is the biggest
द मून इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई। और अब मून क्या है, अब मून को देख के क्लियरली पता ही है कि ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है स्काई में। द स्टार्स, द प्लैनेट्स एंड द मून एंड मेनी अदर ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडी। सो ये जो स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, मून और इसके अलावा भी कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सब कंबाइनली क्या है, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं। सो जो भी हेवनली बॉडीज हैं हम स्काई में देख पा रहे हैं वो सभी क्या है, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स है। क्लियर है ना। सो एंशिएंट टाइम में पता है क्या था ना कि जो एंशिएंट टाइम के लोग थे वो इन सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को क्या करते थे कि एज अ गॉड वर्शिप करते थे। बट जैसे जैसे साइंस का डेवलपमेंट हुआ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, सो पीपल कम टू नो कि ये क्या है, सारे सेलेस्टियल बॉडीज हैं। The study of celestial objects and associated phenomenon is called astronomy. So ये celestial objects है ना, जो भी heavenly bodies हैं, sky में जो भी है, simply उनकी study को क्या बोलते हैं, astronomy. In ancient India, our ancestors performed methodical observation of sky. So ancient India में भी ये जो celestial bodies है ना, उनका methodical observations किया करते थे लोग। Their knowledge of astronomy was highly advanced for their time, and उस time के लिए जो उनका astronomy का knowledge था ना वो काफी advanced था। Passage of the sun, stars, moons and planets in the sky help them to devise calendars and almanacs. तो उस टाइम पे ये जो कैलेंडर्स हुए या फिर कोई भी फेस्टिवल आ रहा है, ये सारी जो चीज़ें थी वो किसके बेसिस पे डिसाइड की, जो सन, स्टार्स, मून्स और प्लैनेट्स का पैसेज हो रहा था उस बेसिस पर डिसाइड किया हुआ है। These were very often used by people in their day-to-day conduct and a better understanding of climate and rainfall pattern for timely sowing and choice of crops, fixing the dates of season and festival। and इस सब का यूज और कहाँ पर था कि कोई भी अब जो हमने अर्लियर चैप्टर्स में पढ़ा था, राबी क्रॉप एंड खारिफ क्रॉप, कौन सी क्रॉप कब ग्रो करते हैं, फिर उसके बाद सीजन्स, तो ये सारी चीज़ों का आइडिया कैसे लगा हुआ है, यही सेलेस्टियल बॉडीज़ की मूवमेंट्स की वजह से। एंड ये किसने लगाया है, जो एंशिएंट इंडिया में लोग थे। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से यही चीज़ें और डेवलप हो गई हैं। बट बेसिक आइडिया किसका था, ये एंशिएंट पीपल का, कि सन एंड मून की जो मूवमेंट हो रही है अर्थ के अराउंड, उसके बेसिस पर डे एंड नाइट एंड सीजन्स जो वो डिवाइड कर दिए। देन उसके बाद और जो दूसरे प्लैनेट्स हैं उसकी वजह से आप लोगों ने सुना भी होगा ना कि एस्ट्रोनॉमी काफ़ी चलता है, कि प्रिडिक्शंस कर देते हैं कि ये प्लैनेट ऐसा है, दैट इज़ वाई सो एंड सो इफेक्ट होगा। सो एस्ट्रोनॉमी का जो है वो काफ़ी इम्पैक्ट है अभी भी सोसाइटी पे। क्लियर है। एंड यहाँ पर एक चीज़ कि सिर्फ एक एडिशनल सी इंफॉर्मेशन कि स्काई में कोई चीज़ हम देखते हैं जो स्काई क्या है, बहुत दूर है अब, सो स्काई इज़ वेरी फार, तो वहाँ की जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं हम नॉर्मली तो देख नहीं सकते। तो उसके लिए क्या यूज़ होता है, एक इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ होता है वो क्या है, टेलीस्कोप। आपने ये भी पढ़ा था ना कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए माइक्रोस्कोप यूज़ होता है, वैसे ही सेलेस्टियल बॉडीज़ को देखने के लिए क्या यूज़ होता है, टेलीस्कोप। क्लियर है। अब यहाँ पर फर्स्ट आता है क्या, मून। Let us also make some observation of celestial objects and learn about them। तो अब यहाँ पर हम इंडिविजुअली एक एक celestial object के बारे में पढ़ेंगे एंड उसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो हमें पता चलेगी। सो फर्स्ट दिया हुआ है मून। एक्टिविटी 7.1 में हम देखते हैं क्या है, ऑब्जर्व द मून कंटिन्यूसली फॉर सेवरल नाइट्स। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर मून को कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करना है सेवरल नाइट्स तक, प्रीफरेबली फ्रॉम फुल मून टू द नेक्स्ट। सो कैसे ऑब्जर्व करना है, वन फुल मून से नेक्स्ट फुल मून तक। Make a sketch of the moon every night in your notebook and note the day from the day of the full moon। So day and जो full moon या फिर moon की जो भी picture आप देख रहे हो ना उसको अपने notebook में draw करना है। Also note every day the part of the sky east or west in which the moon is seen and हर पर क्या करना है आपको, जिस भी डायरेक्शन में आपको moon दिख रहा है sky में वो डायरेक्शन में लिखना है। So क्या होगा ना कि what you will find एवरी डे मून के शेप में आपको कुछ कुछ चेंज दिखेगा, क्योंकि फुल मून के दिन क्या है, मून परफेक्टली राउंड होगा। बट जैसे जैसे आप एक एक दिन आगे एक्सटेंड होता जाएगा, आप नेक्स्ट डे देखोगे ना तो मून का जो शेप है वो डिक्रीज होता जाएगा।
सो 15th डे पे क्या होगा कि मून जो है, अमावस्या जब आती है तो मून क्या होगा, बिल्कुल भी विजिबल नहीं होगा। स्काई अगर क्लियर है तो भी आपको मून नहीं दिखेगा। दस तो मून जो है ना, क्या हो रहा है, हर एक दिन इंक्रीज होता है आफ्टर 15th डे, एंड देन फुल मून आने के बाद अगेन वो साइज में डिक्रीज होता जाता है। क्लियर है? तो अमावस्या एंड पूर्णिमा से आपको पता भी है कि पूर्णिमा को क्या दिखता है, फुल मून दिखता है, उसको हम फुल मून डे भी देखते हैं, बोलते हैं। एंड उसके बाद क्या है, मून ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाता है, एंड 15th डे पे क्या आ जाता है, अमावस्या, दैट इज नो मून डे, एंड उसके बाद ग्रेजुअली इंक्रीज हो जाता है मून का साइज। क्लियर है ना? Is there a change in the shape of the moon every day? So what will you observe? Yes, there is a change in the shape of the moon every day. Are there days when the shape of the moon appears to be perfectly round? Yes, on the day of full moon, you will see the shape of moon perfectly round. Are there days when the moon cannot be seen at all, even if the sky is clear? Yes, on the day of no moon, you will not observe moon if the sky is clear. सो ये क्वेश्चंस के आंसर हमें मिल जाएंगे इस एक्टिविटी के थ्रू। ये एक्टिविटी आप परफॉर्म कर सकते हो इजीली। द डे ऑन विच द होल डिस्क ऑफ द मून इज विजिबल इज नोन एज द फुल मून डे। तो जिस दिन फुल कंप्लीट मून दिख रहा है उसको क्या बोलते हैं, फुल मून डे। Thereafter, every night the size of the bright part of the moon appears to become thinner and thinner, and gradually क्या हो रहा है, यहाँ पर मून का साइज जो है वो थिन होता जा रहा है डे बाय डे। On the 15th day, the moon is not visible, and 15th day पे आके क्या हो रहा है, मून विजिबल ही नहीं है। This day is known as the new moon day, and इसको ही क्या बोलते हैं, new moon day बोलते हैं। The next day, only a small portion of the moon appears in the sky, and जो new moon day है उसके next day क्या होता है, सिर्फ small portion moon का दिखता है, generally crescent shape का। This is known as the crescent moon, and उसको ही क्या बोलते हैं, crescent moon बोलते हैं। Then again the moon grows larger every day, and उसके बाद क्या है, moon थोड़ा थोड़ा grow करने लगता है। On the 15th day, once again we get the full view of the moon, and फिर से क्या होता है, next 15 day के बाद फिर से full moon दिख जाता है। So the various shapes of the bright part of the moon as seen during a month are called the phases of moon. तो ये क्या है, ये जो अलग अलग हमको मून के शेप दिख रहे हैं ना डे बाय डे, उनको क्या बोलते हैं, फेसेस ऑफ मून। फेसेस ऑफ मून प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अवर सोशल लाइफ। तो ये फेसेस ऑफ मून जो है ना, वो क्या है, हमारी सोशल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैसे? ऑलमोस्ट ऑल फेस्टिवल्स इन इंडिया आर सेलिब्रेटेड अकॉर्डिंग टू द फेसेस ऑफ द मून। सो यही जो फेसेस ऑफ मून होते हैं ना, इसकी ही हेल्प से सारे फेस्टिवल जो, सारे तो नहीं बोल सकते हम, ऑलमोस्ट जो मेजर फेस्टिवल्स है ना, वो इसकी ही हेल्प से हम सेलिब्रेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिवाली सेलिब्रेटेड ऑन द न्यू मून डे। तो आपको पता है कि अमावस्या में, अगर आप ऐसे देखो हिंदी मंथ के अकॉर्डिंग, तो कार्तिक मास की अमावस्या बोला जाता है, तो दैट इज अ न्यू मून डे, उस दिन दिवाली सेलिब्रेट होती है। देन उसके बाद बुद्ध पूर्णिमा एंड गुरु नानक बर्थडे आर सेलिब्रेटेड ऑन द फुल मून डे। सो ये जो कुछ फेस्टिवल हैं, गुरु नानक जयंती है, बुद्ध पूर्णिमा है, ये फुल मून डे पे मनाए जाते हैं। देन महाशिवरात्रि सेलिब्रेटेड ऑन 13th नाइट ऑफ वाइनिंग मून। सो महाशिवरात्रि कब होती है, जो वाइनिंग मून के 13th डे नाइट पे होता, जो मून होता है उस बेसिस पर डिसाइड होती है महाशिवरात्रि। ईद उल फितर इज ऑब्जर्व्ड ऑन द डे फॉलोइंग द साइटिंग ऑफ द क्रीसेंट मून। सो ईद उल फितर जो सेलिब्रेट होता है ना, तो क्रीसेंट मून जब दिखता है उससे फॉलोड होता है जो भी डे, उस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। सो इस टाइप से मून के जो फेसेस होते हैं ना, उससे फेस्टिवल्स भी डिसाइड होते हैं। The time period between one full moon to the next full moon is slightly longer than 29 days. In many calendars, this period is called a month. सो जनरली जो मंथ 30 एंड 31 डेज का होता है एंड फेब्रुवरी 28 और 29, सो वो किस बेसिस पर ही होता है कि जो मून की एक कंप्लीट साइकिल है, वन फुल मून टू अनदर फुल मून, उसमें टाइम लगता है स्लाइटली मोर देन 29 डेज। दैट इज वाई जो मंथ है उसको इतना डेज का रखा हुआ है, एंड कैलेंडर्स में इस ड्यूरेशन को क्या बोल देते हैं, और मंथ बोल देते हैं। क्लियर है?
नाउ हमने जहाँ पर ल्यूमिनस एंड इल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था, तो यहाँ पर एक चीज़ आ जाती है कि मून जो है एक नॉन ल्यूमिनस बॉडी है, दैट मीन्स कि इसकी सेल्फ लाइट नहीं है, तो नॉन ल्यूमिनस है। सो मून की क्या है, ओन लाइट नहीं है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज नॉन ल्यूमिनस, बट इट शाइन्स बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द सनलाइट। जो सनलाइट मून पे फॉल होती है उसको रिफ्लेक्ट करता है मून, दैट इज वाई मून क्या है, हमको इतना ब्राइटली दिखता है। क्लियर है। एंड मून भी एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडी है जिसको आप नेकेड आई से देख सकते हो, मतलब उसके लिए आपको टेलीस्कोप की हेल्प नहीं चाहिए होती है। मून क्या है, हमको ऐसे डायरेक्टली दिख जाता है। क्लियर है ना। और मून के बारे में आपको काफ़ी पता होगा आई गेस ऑलरेडी कि फर्स्ट टाइम मून पे किसने लैंड किया था, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। उन्होंने 1969 में आई गेस फर्स्ट टाइम मून पे लैंड किया था। क्लियर है। आगे देखते हैं हम यहाँ पे, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई फेसेस ऑफ द मून अकर। तो फेसेस ऑफ मून क्यों होते हैं। You have studied in chapter 16 that the moon does not produce its own light। तो चैप्टर 16 में भी पढ़ा हुआ था हमने, और यहाँ भी हमें क्लियर हो गया कि मून की अपनी लाइट नहीं है। Whereas the sun and other stars too, but sun और जो दूसरे स्टार्स हैं उनकी लाइट है। We see the moon because the sunlight falls on it get reflected towards us। तो मून कैसे विजिबल है हमें, क्योंकि सनलाइट उस पर आती है, वो रिफ्लेक्ट होती है। We therefore see only that part of the moon from which the light of the sun is reflected toward us। So हमें ये डिफरेंट शेप क्यों दिखते हैं मून के, क्योंकि जिस पार्ट पे सिर्फ सनलाइट पड़ रही है ना, वो उतनी ही एरिया की लाइट रिफ्लेक्ट होगी, तो उतना ही मून विजिबल होता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि ये सनलाइट सिर्फ इतने पार्ट पे हो रही है, ये तो अर्थ है, ये यहाँ पर ये मून है, तो ये सनलाइट जो जा रही है इतने पार्ट पे जा रही है जब, सो हमें ये हाफ मून ही विजिबल होगा। एंड इनकेस अगर पूरे पार्ट पे जाती है सनलाइट, सो हमें फुल मून ऑब्जर्व कर पाते हैं। तो क्लियर है ना। तो अभी पता है ये कि जब भी सनलाइट कंप्लीटली मून पे आएगी, सो वो क्या है, फुल शेप का दिखेगा, एंड उसको क्या बोलते हैं, फुल मून। एंड जिस दिन बिल्कुल भी लाइट नहीं जाती है, दैट मीन्स कि अर्थ कवर कर लेता है मून को, सो उस दिन क्या हो जाता है, नो मून या फिर न्यू मून डे होता है। नेक्स्ट डे क्रीसेंट शेप दिखता है। नाउ एक्टिविटी 17.2 टेक अ बिग बॉल और पिक्चर। यहाँ पर क्या लेना है आपको, एक बिग बॉल लेना है या फिर उसकी प्लेस पे पिक्चर भी ले सकते हो। पेंट हाफ ऑफ इट विथ वाइट एंड हाफ ब्लैक, एंड उसको क्या करना है, हाफ वाइट एंड हाफ ब्लैक पेंट करना है। गो आउट इनटू द प्लेग्राउंड विद द टू ऑफ योर फ्रेंड्स। इसके बाद अपने 2 फ्रेंड्स के साथ जाना है ग्राउंड में। ड्रॉ सर्कल रेडियस ऑफ अबाउट 2 मीटर ऑन द ग्राउंड। एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस कितना होगा, 2 मीटर। डिवाइड द सर्कल इनटू 8 इक्वल पार्ट्स एज शोन इन फिगर 17.4। तो 17.4 में दिया हुआ है ना, जैसे ये 8 इक्वल पार्ट्स हैं, इसमें डिवाइड करना है। स्टैंड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, आस्क अ फ्रेंड टू होल्ड द बॉल एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द सर्कल। एंड आपको यहाँ पर सेंटर पे खड़े होकर अपनी फ्रेंड को बोलना कि ये जो 8 डिफरेंट पॉइंट्स है ना, यहाँ पर पोजिशन उसको चेंज करना है। आस्क हर टू कीप द वाइट पोर्शन ऑफ द बॉल ऑलवेज टुवर्ड्स द सन। If you are performing this activity in the morning, then the white portion of the ball should be kept toward the east। So क्या करना है, जो white portion है, that means बॉल पे जो white पेंट था उसको कहाँ रखना है, सन के साइड पे। अगर डे टाइम पे कर रहे हो तो ऑब्वियसली सनराइज कहाँ से हो रहा है, ईस्ट से हो रहा है, तो कहाँ पर रखना है इस white पार्ट को, ईस्ट साइड में। If the activity is being performed on the afternoon, then the white portion of the ball should be kept toward the west। एंड अगर आफ्टरनून में परफॉर्म कर रहे हो आप ये एक्टिविटी, तो वो कहाँ रख दोगे, वेस्ट में रखना है। In each case, line dividing the white and the black portion is kept vertical। and ये जो line है इसको vertical रखना है, इसको slant नहीं होने देना। Standing at the center of the circle, observe the visible white portion of the ball while your friends stand at the point on the circle marked earlier। so क्या करना है, सेंटर पे खड़े होके ये जो white visible part है इसको observe करना है। Draw the shape of the white portion as you see it। so जैसे जैसे आपकी फ्रेंड ये पोजीशन चेंज करेगी तो आपको white portion का जो भी शेप दिख रहा है वो ड्रॉ करना है। Compare your drawing with the different faces of the moon as shown in figure 17.5। so नेक्स्ट पेज पे फिगर्स दिए हुए हैं, आपको फिर अपने फिगर को कंपेयर करना है वहाँ नेक्स्ट पेज के फिगर से। सो इससे आपको क्या आइडिया लग जाएगा कि जहाँ जहाँ भी सनलाइट आ रही है
तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट उसी कंडीशन में रिफ्लेक्ट करेगी एंड ऐसे डिफरेंट शेप्स जो हैं आपको दिखेंगे। जो वाइट पोर्शन है ना वो अलग अलग शेप्स में दिखेगा। क्लियर है? Remember that the moon revolves around the earth along with moon revolves around the sun. So हम ये जो बोलते हैं ना sun rises in the east और sun set in the west, तो sun अपनी पोजीशन पर फिक्स्ड है। मूव कौन कर रहा है? अर्थ, एंड अर्थ के साथ और कौन मूव कर रहा है? मून। तो सन की पोजीशन बिल्कुल भी चेंज नहीं होती है, सिर्फ अर्थ एंड मून जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं सन के अराउंड। दैट इज वाई डे एंड नाइट एंड वेरियस सीजन्स होते हैं। So can you now guess the relative position of the sun, moon and the earth on the day of the full moon and on the day of the new moon? So अब क्या आप जो सन की पोजीशन है, सन, अर्थ एंड मून की जो पोजीशन है न्यू मून और फुल मून पे, वो आइडिया लगा सकते हो इस एक्टिविटी के बेसिस पर भी। Sketch these positions in your notebook. In which part of the sky would you look for the full moon? So आपको ये फिगर ड्रॉ करना है जहाँ पर मून, अर्थ एंड सन की पोजीशन ड्रॉ करना है ऑन द डे ऑफ फुल मून एंड ऑन द डे ऑफ द न्यू मून। देन उसके बाद क्या ऑब्जर्व करना है कि कौन से स्काई के कौन से पार्ट में हम फुल मून ऑब्जर्व कर सकते हैं। The size of the illuminated part of the moon visible from the earth increases each day after the new moon day. After the full moon day, the sunlit part of the moon visible from the earth decreases in size every day. So ये भी हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं कि जितने एरिया में सनलाइट आ रही है तो वो उतना विजिबल पार्ट है। फुल मून डे के दिन पूरा राउंड विजिबल पार्ट दिखता है हमको, बट आफ्टर द फुल मून डे ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाता है, तो मतलब सनलाइट पार्ट जो है वो दिखता है हमको सिर्फ, तो वो क्या है, साइज उसका डिक्रीज होता जाता है। दैट इज वाई क्रीसेंट शेप मून आता है एंड न्यू मून डे आ जाता है, उसके बाद इंक्रीज होके अगेन फुल मून आ रहा है। क्लियर है ना ये चीज? तो now Paheli has a question. I have heard that we never see the back side of the moon from the earth. Is it true? So not the back side we can say, but we can just say कि sunlight जिस पार्ट पे जाती है ना मून पे, वही पार्ट मून का हम विजुलाइज कर सकते हैं। अब जो दूसरा पार्ट है जहां पर सनलाइट जा ही नहीं रही है, सो वो पार्ट तो आप देख ही नहीं सकते हो। क्लियर है ना? सो नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी इज हियर 17.3. Draw a circle of about 1 meter diameter on the ground. तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि 1 मीटर डायमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करना है। Ask one of your friend to stand at the center of this circle. एंड आपकी फ्रेंड को बोल के जिसको सेंटर पे खड़े रहना है सर्कल के, you revolve around your friend in such a manner that your face always remains towards him. So आपको ऐसे रिवॉल्व करना है सर्कल में कि आपका फेस आपके फ्रेंड के ही साइड है। कैन ए फ्रेंड सी योर बैक? तो आपका फ्रेंड आपका बैक साइड देख सकता है क्या? हाउ मेनी रोटेशंस डिड यू कंप्लीट इन वन रिवॉल्यूशन? द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन अ सिमिलर मैनर. देन उसके बाद कि आप कितने रोटेशंस, वन रिवॉल्यूशन करने में कितने रोटेशंस आपको लग रहे हैं, एंड इसी तरीके से जो है मून रिवॉल्व करता है। तो पहले के क्वेश्चन का आंसर तो यहीं पर मिल गया इस एक्टिविटी के थ्रू कि अगर आप यहाँ पर राउंड लगा रहे हो जब सर्कल के अराउंड, सो आपका फ्रेंड आपका बैक साइड नहीं देख पा रहा है, तो क्लियर है मून का भी हम बैक साइड नहीं देख सकते। एंड ये जो जिस मैनर में मून रिवॉल्व कर रहा है, मतलब अगर आप रिवॉल्व कर रहे हो एक सर्कल के अराउंड, वैसे ही मून रिवॉल्व करता है। तो क्या कंक्लूड हुआ कि वन रोटेशन कब कंप्लीट होती है? वन रिवॉल्यूशन में। एंड व्हाट इट कंक्लूड कि मून कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस एज इट कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ। तो जब वो अर्थ के अराउंड वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट होती है, उतने में ही अर्थ की मून की अपने एक्सिस पर एक रोटेशन भी कंप्लीट होती है। सो रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन बोथ आर डिफरेंट थिंग। रोटेशन कहाँ पर हो रही है अर्थ मून की? अपने एक्सिस पर। एंड रिवॉल्यूशन कहाँ पर हो रही है? अर्थ के सराउंडिंग में जो ऑर्बिट है उसके ऊपर। क्लियर है ना? सो द मून कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। रोटेशन कहाँ कंप्लीट हो रही है? एक्सिस पे, एज इट कंप्लीट्स वन रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ। तो अर्थ पर जब रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो रहा है, आपको डे एंड नाइट तो आई गेस याद होगा अभी कि डे एंड नाइट और सीजन्स कैसे होते हैं। सो ये जो अर्थ है ये अपनी ऑर्बिट पे ही रोटेट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप सेंटर में आप खड़े हुए हो, यू आर स्टैंडिंग एंड यू आर टर्निंग अराउंड, सो वो क्या हो गया? रोटेशन।
तो अर्थ भी अपनी एक्सिस पर जो मूव कर रहा है दैट इज रोटेशन, एंड इससे क्या होता है डे एंड नाइट होता है। बट जब ये ऑर्बिट है, अर्थ यहाँ भी रिवॉल्व कर रहा है, तो जब ये यहाँ पर मूव कर रहा है जो इस ऑर्बिट पे, दैट मीन्स ये क्या है, रिवॉल्यूशन है, एंड इससे ही क्या होते हैं, सीजन्स चेंज होते हैं। क्लियर है ना? तो रोटेशन से डे एंड नाइट होता है एंड रिवॉल्यूशन से सीजन्स चेंज होते हैं। नाउ द मून सरफेस, अब मून की सरफेस पे क्या है? तो मून इज अ फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट फॉर पोइट्स एंड स्टोरी टेलर्स। तो मून हमेशा ही क्या रहा है, जो पोइट्स और स्टोरी टेलर्स होते हैं ना, उनके लिए एक फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट है। बट व्हेन एस्ट्रोनॉट्स लैंडेड ऑन द मून दे फाउंड दैट द मून सरफेस इज डस्टी एंड बैरन। अब मून जो है वो दूर से तो ब्यूटीफुल दिख रहा है, बट उसका जो लैंड है, सरफेस है ना, वो क्या है, बैरन है एंड डस्टी है। देयर आर मेनी क्रेटर्स ऑफ डिफरेंट शेप, एंड वहाँ पर क्या है, क्रेटर्स एंड दैट मीन्स की होल्स भी हैं, थोड़े से स्मॉल माउंटेन्स भी हैं, अलग अलग शेप एंड साइज के। इट ऑल्सो हैज़ लार्ज नंबर ऑफ स्टीप एंड हाई माउंटेन्स भी हैं। Some of these are as high as the highest mountain on the earth, and कुछ का हाइट कितना है, जो अर्थ पे माउंटेन्स है ना, इवन उसकी हाइट से भी ज़्यादा है। द मून हैज़ नो एटमॉस्फेयर, तो मून पे क्या है, कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। इट हैज़ नो वाटर नहीं है। सो कैन एनी लाइफ एग्जिस्ट ऑन मून? अब जब एटमॉस्फेयर नहीं है, वाटर नहीं है, तो कोई लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है? नो, देयर विल बी नो लाइफ एग्जिस्ट ऑन द मून। Now Buju is again asking a question, can we hear any sound on the moon? हम मून पे कोई साउंड सुन सकते हैं क्या? सो आपने जब अभी 8th क्लास में साउंड चैप्टर अर्लियर पढ़ा होगा, उसमें क्या था, साउंड को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। मीडियम फॉर एज इन एटमॉस्फेयर, जो एयर है, वाटर है। मून पे ऐसा कुछ है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। दैट इज वाई हम वहाँ पर कैसे साउंड सुन सकते हैं? सो पहेली उसको बता रही है, we learned in chapter 13 that sound cannot travel where there is no medium. Then how can we hear any sound on moon? तो अब जब ऐसा कुछ है ही नहीं, तो मून पे कैसे साउंड सुन सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं सुन सकते। सो ये डिड यू नो में नील आर्मस्ट्रॉन्ग का दिया हुआ है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग 1969 में 21 जुलाई को एज एस्ट्रोनॉट मून पे फर्स्ट टाइम लैंड किया था उन्होंने। क्लियर है? अब नेक्स्ट टॉपिक आता है क्या, स्टार्स के बारे में पढ़ना है अब हमें। सो द स्टार्स, अभी हम क्या डिस्कस करेंगे, स्टार्स। तो जब डे है तो आप क्या देख रहे हो, सन देख रहे हो, बट जैसे ही नाइट होती है तो हमें क्या दिखने लगता है, ट्विंकलिंग स्टार्स दिखने लगते हैं। सो ये जो ट्विंकलिंग बॉडीज हैं स्टार्स, ये बड़ी ब्यूटीफुल दिखते हैं, तो इनके बारे में देखते हैं क्या है। What other object do you see in the night sky? नाइट स्काई में क्या क्या ऑब्जेक्ट दिखते हैं आपको? मून दिखता है एंड स्टार्स दिखते हैं। अगर ऑब्जर्व करो कभी तो देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई, एंड कभी ऐसा ट्राई किया, बोर हो रहे हो तो चलो बैठ जाओ स्टार्स काउंट करने के लिए। इनकेस अगर किया है तो आपकी काउंटिंग तो एंड ही नहीं हुई होगी, जहां तक काउंटिंग आती है ना वहां तक तो पहुंच ही गए होगे। Observe carefully on the dark night and from a place where away from a big city. So ये ऑब्जर्व कहाँ से करो ज़्यादा बेटर है, जैसे विलेज एरिया है या सिटी से थोड़ा दूर जहाँ पर स्काई क्लियर होता है, वहाँ स्टार्स को ऑब्जर्व करना ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। आर ऑल द स्टार्स इक्वली ब्राइट? तो जितने भी स्टार्स हैं वो सारे ब्राइट हैं क्या? नहीं, कुछ स्टार्स इतना ब्राइट नहीं भी होते। आर दे ऑफ द सेम कलर? सारे सेम कलर के हैं क्या? नॉट एट ऑल। इन फैक्ट स्टार्स एमिट लाइट ऑफ देयर ओन। तो स्टार्स क्या है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, अपनी ही लाइट एमिट करते हैं। द सन इज ऑल्सो अ स्टार, एंड सन क्या है, एक स्टार है सन भी। वाई डज इट अपीयर सो लार्ज कंपेयर टू द अदर स्टार? तो सन जो है वो भी एक स्टार है, बट वो इतना बड़ा क्यों दिखता है, बाकी सारे स्टार्स तो बहुत स्मॉल दिखते हैं। एंड सन क्यों ट्विंकल नहीं दिखता है, बाकी सारे स्टार्स तो ट्विंकल कर रहे हैं। तो क्या है ना, सन का जो डिस्टेंस है अर्थ से एज कंपेरिजन टू स्टार वो कम है, दैट इज वाई सन का जो साइज है वो हमें बड़ा दिखता है, एंड स्टार्स बीइंग वेरी फार अवे दैट इज वाई दे लुक्स स्मॉल। क्लियर है? सो विच अपीयर्स a bigger, a football placed near you or a football placed at a distance of 100 meter? So आपके एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर आपके पास कोई फुटबॉल रखी हुई है वो ज़्यादा बड़ी दिखेगी या सेम साइज की फुटबॉल 100 मीटर डिस्टेंस पर रख दी जाए। सो ऑब्वियसली आपकी जो नियर बाय है, तो ऐसे ही सन नियर बाय है, दैट इज वाई उसका इतना बड़ा बॉल साइज दिखता है, एंड स्टार्स काफ़ी दूर है इसलिए स्मॉल दिखते हैं। द स्टार्स आर मिलियंस ऑफ द टाइम
farther away from the sun, तो स्टार्स जो हैं वो मिलियन टाइम्स दूर हैं. Therefore the stars appears to us like point. इसलिए स्टार्स कैसे दिखते हैं? पॉइंट साइज दिखते हैं. क्लियर है ना? अभी यहाँ पर दिया हुआ है डिस्टेंस का कि स्काई में डिस्टेंस कैसे मेजर की जाती है. द सन इज नियरली 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ. तो सन का डिस्टेंस कितना है अर्थ से? 150 मिलियन किलोमीटर्स. दैट इज टू लार्ज. एंड द नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार इज प्रॉक्सिमा सेंचुरी. तो इसके बाद सन के बाद जो स्टार है नियरेस्ट, और वो क्या है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी. एंड उसका डिस्टेंस कितना है? इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट आई गेस 40 ट्रिलियन एंड इवन more than this million from the earth. So काफी ज्यादा डिस्टेंस है. Can you read this distance in kilometers conveniently? इस डिस्टेंस को किलोमीटर में रीड करना like 1 tens 1000 ट्रिलियंस तक पहुंच रहा है यहाँ. इसको कन्वीनियंट तो बिल्कुल भी नहीं है किलोमीटर्स में रीड करना. So some stars are even farther away. चलो एक बार आपने इसको मोर देन ट्रिलियन रीड कर भी लिया कि 40 ट्रिलियन है ये. सो इससे भी ज़्यादा जो डिस्टेंट स्टार है उनको किलोमीटर्स में रीड करना इजी होगा क्या? नॉट एट ऑल. सो सच अ लार्ज डिस्टेंस आर एक्सप्रेस्ड इन वन अनदर यूनिट नोन एज लाइट ईयर. तो इतनी लार्ज डिस्टेंस जो है वो कैसे मेजर की जाती हैं? लाइट ईयर में. एंड लाइट ईयर क्या है? अब इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर. सो जो लाइट ईयर है वो क्या है? 1 ईयर में लाइट जितना भी डिस्टेंस कवर कर रही है. रिमेंबर दैट द स्पीड ऑफ लाइट इज अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. 1 सेकेंड में लाइट कितना डिस्टेंस कवर कर लेती है? 3 लाख. Thus, the distance of the sun from the earth may be said to be about 8 light minutes. So क्या बोल सकते हैं हम कि जो अर्थ का डिस्टेंस सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस है वो कितना है? 8 light minutes. The distance of Alpha Centauri is about 4.3 light years. And ये जो डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा? 4.3 लाइट ईयर्स. बिकॉज हमने किससे मेजर कर लिया कि लाइट जो है पर किलोमीटर पर सेकेंड कितना किलोमीटर्स मूव कर रही है. सो उस बेसिस पर ये जो डिस्टेंस है वो लाइट ईयर में कैलकुलेट किए जा सकते हैं. नाउ यहाँ पहेलियां एंड बूझों के बीच में कुछ कॉन्वर्सेशन हो रहा है. वो क्या है? इफ लाइट फ्रॉम द स्टार्स टेक year to reach, I wonder if we are looking into the past when we look at stars. So अगर लाइट इतना टाइम ले रही है स्टार मतलब फ्रॉम स्टार्स टू अर्थ आने में, सो अगर हम पास्ट में चले जाएं तो स्टार्स कैसे दिख रहे होंगे? मतलब स्टार्स की जो लाइट है अगर वो टुडे इट इज स्टार्टिंग टू ट्रेवल, सो वो नेक्स्ट 2-3 days बाद हमारे पास आ रही है, उसके बाद आ रही है, तो मतलब पास्ट में कैसे दिख रहे होंगे स्टार्स. सो बूझो यहाँ पर क्या क्वेश्चन आ जाता है? आई वॉन्ट टू नो वाई वी डू नॉट सी द स्टार्स ड्यूरिंग द डे, वाई आर दे विजिबल ओनली एट नाइट. सो स्टार्स दिन में क्यों विजिबल नहीं है, सिर्फ रात में क्यों विजिबल है? सो यहाँ पर है इन फैक्ट द स्टार्स आर प्रेजेंट इन स्काई ड्यूरिंग द डे टाइम ऑल्सो. तो स्टार्स जो हैं वो डे टाइम में भी प्रेजेंट तो है. However, they are not visible then because of the bright sunlight. बट क्यों नहीं दिख रहे हैं? क्योंकि सनलाइट एक्स्ट्रा ब्राइट है जिसकी वजह से वो हमें नहीं दिखते. Observe some prominent stars or a group of stars in the sky for about 2 hours or more. What do you find? Do you find any change in the position of the stars in the sky? अगर आप बहुत देर तक एक या दो स्टार को ऑब्जर्व करोगे तो आपको उनकी पोजीशन में कुछ चेंज दिखता है क्या? नहीं, ये आपको ऑब्जर्व करना है. You will find that the stars appear to move from east to west. और आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जो स्टार्स हैं वो कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं? ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हुए दिख रहे हैं. अ स्टार विच राइजेस इन द ईस्ट इन द इवनिंग सेट्स इन द वेस्ट इन द अर्ली मॉर्निंग. सो जो स्टार इवनिंग में कहाँ से राइज हो रहा है? ईस्ट से, तो वो अर्ली मॉर्निंग कहाँ पर सेट हो जाता है? वेस्ट में. Why do stars appear to move from east to west? So stars जो हैं वो ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हुए क्यों दिखते हैं? अभी ये क्वेश्चन आता है. सो आंसर क्या हो जाएगा कि अर्थ कैसे रोटेट कर रही है? फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. अर्थ अपनी एक्सिस पे जो रोटेशन है ना वो कहाँ से कहाँ है? वेस्ट टू ईस्ट का है. इसीलिए जो सन है वो कहाँ से राइज होता हुआ दिखता है? ईस्ट से, एंड वेस्ट में सेट होता हुआ दिखता है. एंड जो इवनिंग टाइम पे राइज एंड सेट हो रहे हैं उनका डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाता है.
सो एक्टिविटी 17.4 में है अब स्टैंड इन द सेंटर ऑफ अ बिग रूम एंड स्टार्ट रोटेटिंग। एक बड़े से रूम में सेंटर में खड़े होना है एंड रोटेट करना स्टार्ट कर दो अपने फिक्स्ड पोजीशन पर। इन विच डायरेक्शन विल द ऑब्जेक्ट इन द रूम अपीयर्स टू मूव। सो आपको किस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट्स मूव होते हुए दिखाई देंगे? Do you see them moving in the direction opposite to your room? So obviously what will you see? जैसे आप ट्रेन में भी इवन मूव कर रहे होते हैं ना, तो साइड में जो दूसरी ट्रेन इवन सेम डायरेक्शन में जा रही है बट आपको क्या दिखता है? ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। सो वो क्या होता है? ऐसे ही सन के साथ है एंड जो स्टार हमको जो मूवमेंट है अर्थ की उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में सन का मूवमेंट दिखता है, राइज एंड सेट। पहेली रिकॉल्स दैट व्हेन शी is in a moving train, the nearby trees and the building appears to move in the backward direction. And पहेली को भी ये एग्जाम्पल याद आ जाता है कि जब वो ट्रेन में कहीं पर जा रही थी तो उसको जो नियर बाई ट्रीज एंड बिल्डिंग्स थे जो मूव भी नहीं कर रहे थे वो भी क्या था? ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हुए दिखाई दे रहे थे। जैसे कि यहाँ पर सन है, सन भी स्टैटिक है, मूव नहीं कर रहा है, बट बिकॉज द अर्थ इज मूविंग वी कैन सी सन ऑल्सो मूविंग। If the stars appear to move from east to west, could it mean that the earth rotates from west to east? तो अगर क्या है, स्टार्स कहाँ से दिख जाए हमको? ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हुए दिख रहे हैं, दैट मीन्स कि क्या हो रहा है कि अर्थ कहाँ से कहाँ रोटेट कर रही है? वेस्ट टू east. So now Bujo understand why sun appears to rise in the east and sets in the west as the earth rotates from west to east on its एक्सेस। सो यहाँ पर बूझो का जो कंफ्यूजन है कि जो ईस्ट और वेस्ट वाला कंफ्यूजन हो रहा था वो यहाँ पर क्लियर हो जाता है उसका। नाउ देयर इज एक्टिविटी 17.5। क्विकली हैव अ लुक हियर। टेक एन अम्ब्रेला एंड ओपन इट। मेक अबाउट 10 to 15 स्टार्स आउट ऑफ द वाइट पेपर। तो यहाँ पर क्या करना है, एक अम्ब्रेला पे वाइट पेपर से आपको स्टार्स बनाने हैं। पेस्ट वन स्टार एट द पोजिशन ऑफ द सेंट्रल रॉड of the umbrella and others at different places on the cloth near the end of each spoke. So यहाँ पर क्या करोगे आप, जैसे एक सेंटर में स्टार बना देना है, बाकी जो स्पोक्स है ना कॉर्नर पे उन पे बनाना है। Now rotate the umbrella by holding its central rod in your hand and सेंटर में जो रॉड है उसको होल्ड करके अम्ब्रेला को रोटेट करना है। Observe the stars on the umbrella. Is there any star which does not appear to move? So कोई स्टार है क्या जो मूव करता हुआ नहीं दिखेगा? Where it is the star located? वो स्टार कहाँ पर लोकेटेड है? Is there where a star located where the axis of the rotation of the earth meets the sky? Could this star also stationary? So यहाँ पर जहाँ पर अर्थ की एक्सिस है, क्या वहाँ पर वो स्टार लोकेटेड है जो मूव नहीं कर रहा है? सो यस, ये जब आप रोटेट करोगे ना तो सारे स्टार्स मूव करते हुए दिखाई देंगे, बट जो सेंटर में रॉड से सेंट्रल रॉड से अटैच्ड जो स्टार है ना वो मूव करता हुआ नहीं दिखाई देगा। क्लियर है? तो जैसे अगर हम इसको अर्थ एंड सन से रिलेट करते हैं तो जो स्टार कहाँ पर लोकेटेड है? अर्थ की एक्सिस पे। दैट मीन्स कि वो स्टार भी क्या है? स्टेशनरी ही दिखाई देता है, हमको मूव करता हुआ नहीं दिखाई देता। एंड जो पोल स्टार सिचुएटेड है अर्थ की एक्सिस के डायरेक्शन पे, दैट डज नॉट अपीयर्स टू मूव, दैट इज द सन। एंड इसके अलावा भी जो पोल स्टार होता है ना, एक स्पेसिफिक स्टार है, वो भी मूव होता हुआ नहीं दिखाई देता एंड वो भी कहाँ पर है? अर्थ की एक्सिस पर है। So there is actually a star, the pole star. तो एक्चुअल जो स्टार है वो पोल स्टार, वो मूव होता हुआ नहीं दिखाई देता एंड वो कहाँ पर सिचुएटेड है? विच इज सिचुएटेड इन द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ एक्सिस। तो अर्थ की इस एक्सिस थोड़ी सी स्लैंट होती है, वहां पर ही सिचुएटेड है। इट डज नॉट अपियर टू मूव एंड वो मूव होता हुआ नहीं दिखता। क्लियर हो गया ना? अब यहाँ पर स्टार्स के बारे में हमने पढ़ा, स्टार्स का डिस्टेंस कितना है एंड स्टार्स ट्विंकल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्टार्स ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं एंड मून जो है वो नॉन ल्यूमिनस है। अब यहाँ पर क्या आ जाता है? नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन क्या है कि जो ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है ना जनरली, उसको हम बोल देते हैं क्या? कॉन्स्टेलेशन। सो लुक एट द स्काई फ्रॉम फॉर सम टाइम। कुछ टाइम के लिए स्काई ऑब्जर्व करोगे अगर आप, कैन यू सी सम स्टार्स फॉर्मिंग ग्रुप विद द शेप्स लाइक दोज इन फिगर 17.11। सो नेक्स्ट पेज पे एक फिगर है, उसके
सिमिलर आपको स्काई में कुछ ऐसे स्टार्स का शेप दिखता है क्या? द स्टार्स फॉर्मिंग अ ग्रुप दैट हैज अ रिकॉग्नाइजेबल शेप इज कॉल्ड कॉन्स्टलेशन। सो हम सिर्फ स्टार के ग्रुप या क्लस्टर को कॉन्स्टलेशन नहीं बोलते हैं, स्टार का ग्रुप या जो है जिसका रिकॉग्नाइजेबल शेप है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। You can easily identify some constellation in the night sky. For this, you should know what a particular constellation looks like. So आप constellation को easily identify कर सकते हो अगर आपको पता है कि कौन सा constellation कैसे दिखता है। So and where to look for it in the night sky, and उसको night sky में हमें कौन से साइड पर sky में देखना है। One of the most famous constellation which you can see during summertime is in the early part of the night is Ursa Major, and generally summers में जो दिखता है constellation वो कौन सा है? Ursa Major. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द बिग डिपर, एंड उसको और क्या बोलते हैं? बिग डिपर भी बोलते हैं, द ग्रेट बियर और द सप्तऋषि। अगर आपने बाकी सारे नेम से नहीं पता होगा तो फिर भी सप्तऋषि के नेम से तो सुना ही है। देयर आर 7 प्रोमिनेंट स्टार्स इन दिस कॉन्स्टलेशन, एंड ये जो सप्तऋषि, बिग डिपर, अर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन है, ये एक ही कॉन्स्टलेशन के अलग अलग नेम्स हैं। इसमें क्या है? सप्त ऋषि से अगर आपको समझ आ रहा हो, सप्त मीन्स 7 प्रोमिनेंट स्टार्स होते हैं। इट अपियर्स लाइक अ बिग लेडल और अ क्वेश्चन मार्क, एंड ये कैसे दिखता है? एक क्वेश्चन मार्क के जैसा दिखता है। देयर आर 3 स्टार्स इन द हैंडल ऑफ द लेडल एंड 4 इन द बोल। सो ये लेडल जो है 3 उसके हैंडल्स में होते हैं, एंड 1 एंड 4 जो है वो उसको बोल बना रहे हैं। In all ancient cultures, very interesting mythological stories have been associated with the various constellations. तो ancient culture में ये जो अलग अलग कॉन्स्टलेशंस हैं उनसे रिलेटेड काफ़ी सारी माइथोलॉजिकल स्टोरीज भी हैं। इसके बाद यहाँ पर देखो आप, अर्सा मेजर जो सप्तऋषि है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। जो 7 स्टार्स हैं प्रोमिनेंट, उनके नेम यहाँ पर दिए हुए हैं। देन एक्टिविटी 17.6, अब यू हैव टू ऑब्जर्व दिस कॉन्स्टलेशन फॉर अ फ्यू आवर्स। इन केस अगर आप समर्स में सप्तऋषि आपको देखने को मिलता है तो आपको ऑब्जर्व करना है। डू यू फाइंड एनी चेंज इन इट शेप? सो क्या ऑब्जर्व करना है कि उसके शेप में कुछ चेंज आ रहा है क्या? डू यू फाइंड एनी चेंज इन इट्स पोजीशन, या फिर उसकी पोजीशन में कुछ चेंज आ रहा है? यू विल ऑब्जर्व दैट द शेप ऑफ द कॉन्स्टलेशन रिमेन्स द सेम। तो कॉन्स्टलेशन का जो शेप है वो सेम होता है। यू विल ऑल्सो फाइंड दैट द कॉन्स्टलेशन अपीयर्स टू मूव इन द स्काई फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, एंड मूवमेंट कहाँ दिखती है? ईस्ट टू वेस्ट दिखती है। क्लियर है? सो ऐसे ही आपको ये एक्टिविटी दोनों पढ़ना है, इनके कंक्लूजन जो दिए हो वो भी गिवन है। हम यहाँ पर देखते हैं आगे। इन फैक्ट ऑल द स्टार्स अपीयर टू रिवॉल्व अराउंड द पोल स्टार। तो ये जो पोल स्टार है जो कि स्टैटिक दिखता है, मूव करता हुआ नहीं दिखता है, बिकॉज ये कहाँ पर लोकेटेड है? अर्थ की एक्सिस पे। तो सारे स्टार क्या है? इसके अराउंड मूव करते हुए दिखते हैं। अब नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? ओरियन इज अनदर वेल नोन कॉन्स्टलेशन दैट कैन बी सीन ड्यूरिंग विंटर इन द लेट इवनिंग्स। तो समर में क्या दिख रहा है? सप्तऋषि, एंड विंटर में कौन सा कॉन्स्टलेशन कॉमन है? ओरियन। इट इज वन ऑफ द मोस्ट मैग्निफिसेंट कॉन्स्टलेशन इन द स्काई, एंड ये वन ऑफ द मोस्ट मैग्निफिसेंट कॉन्स्टलेशन है। इट also has 7 और 8 bright stars, and इसमें कितने stars हैं? 7 और 8 bright stars हैं। Orion is also called the hunter, and Orion का दूसरा नेम क्या है? hunter है। The 3 middle star represent the belt of the hunter, and ये middle में 3 stars है वो क्या represent कर रहे हैं? उसका belt। The 4 bright stars appear to be arranged in the form of a quadrilateral, and 4 stars जो हैं वो एक quadrilateral में बने हुए हैं। The star Sirius, which is the brightest star in the sky, is located close to the Orion, and जो brightest star है ना वो Orion के close है। अगर आप brightest star visualize कर पा रहे हो, sky में कभी observe कर रहे हो, तो उसके नियर बाय आप क्या सर्च कर सकते हो? Orion constellation। To locate Sirius, imagine a straight line passing through the 3 middle stars of the Orion, and in case अगर आपने Orion ऑब्जर्व कर लिया है तो उसके जो बीच की मिडिल 3 स्टार्स हैं वहां से एक स्ट्रेट लाइन में आपको साइरस मिल सकता है। लुक अलोंग द लाइन टुवर्ड द ईस्ट, एंड कहाँ पर होता है साइरस? ओरियन के ईस्ट साइड पर। दिस लाइन विल लीड यू टू अ वेरी ब्राइट स्टार एंड इट इज कॉल्ड साइरस। तो वो ब्राइट, उसके ब्राइट स्टार जो है वो आप देख सकते हो ईस्ट साइड पे।
कैसियोपिया इज अनदर प्रोमिनेंट कॉन्स्टलेशन इन द नॉर्दर्न स्काई एंड एक और कॉन्स्टलेशन है कैसियोपिया जो कहाँ पर है, नॉर्दर्न स्काई में है जनरली. इट इज विजिबल ड्यूरिंग विंटर्स इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट एंड नाइट में भी अर्ली पार्ट पे ये विजिबल है. इट लुक लाइक डिस्टॉर्टेड डब्ल्यू और एम एंड इसका शेप कैसा है, डिस्टॉर्टेड, जैसे एम या डब्ल्यू शेप तो है बट एकदम क्लियर डब्ल्यू और एम शेप नहीं है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा आता है क्या, सोलर सिस्टम. सो सन और जो सारी सेलेस्टियल बॉडीज हैं वो कंबाइनली क्या है, सोलर सिस्टम है. तो द सन एंड द सेलेस्टियल बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड इन द फॉर्म ऑफ अराउंड इट फॉर्म द सोलर सिस्टम. सो सन के अराउंड जो सेलेस्टियल बॉडी रिवॉल्व कर रही हैं वो क्या फॉर्म करते हैं, सोलर सिस्टम. It consists of large number of bodies such as planets, comets, asteroids and meteors. तो ये क्या क्या included है इसमें, planets हैं, comets हैं, asteroids and meteors हैं. The gravitational attraction between the sun and these objects keep them revolving around it. And सारी object वो उस orbit के around कैसे move कर पा रही हैं, because there is a gravitational attraction. The earth as you know also revolves around the sun. तो अर्थ भी कहाँ पर रिवॉल्व कर रही है, सन के अराउंड. इट इज अ मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम. ये किसका सोलर सिस्टम का मेंबर है. इट इज अ प्लैनेट. अब अर्थ प्लैनेट है, ये तो बहुत बेसिक सी चीज हो गई. देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द सन एंड 7 और प्लैनेट हैं. आपने कुछ स्टोरी सुनी होंगी कि पहले 9 प्लैनेट्स हुआ करते थे इंक्लूडिंग अर्थ, बट उसके बाद क्या हुआ ना, प्लूटो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंट हो गया एंड वो फिर क्या रहा, सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं रहा, बिकॉज उसका जो डिस्टेंस था सन से वो काफ़ी दूर था. दैट इज़ वाई उसकी प्रॉपर्टीज़ या हम बोल सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होने की वजह से वो कहीं पर गुम हो गया. दैट इज़ वाई 2006 के बाद से जो 9 प्लैनेट्स थे उनको कहाँ पर कितना कर दिया, 8. So the 8 planets in their order of distance from the sun are, जो order है ना ये फिक्स रहता है हमेशा ही, आगे पीछे नहीं होते हैं. मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. सो ये जो ऑर्डर है ना ये सेम रहता है हमेशा. फिगर 17.17 शोज अ स्कीमेटिक व्यू ऑफ द सोलर सिस्टम. यहाँ पर एक व्यू दिया हुआ है कि कैसे सन के अराउंड ये ऑर्बिट्स में प्लैनेट जो है वो मूव करते हैं. नाउ लेट अस नो अबाउट सम मेंबर्स ऑफ द सोलर फैमिली. अब सोलर फैमिली जो है उसके कुछ मेंबर्स के बारे में हमें यहाँ देखना है. फर्स्ट इज द सन. द सन इज द नियरेस्ट स्टार फ्रॉम अस. तो सन क्या है, नियरेस्ट स्टार है. इट इज कंटिन्यूसली एमिटिंग द ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट. एंड बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, कंटिन्यूसली हीट एंड लाइट एमिट कर रहा है सन. द सन इज द सोर्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल एनर्जी ऑन द अर्थ. सो अर्थ पे जितनी भी एनर्जी है उसका सोर्स भी कौन है, सन है. In fact, the sun is the main source of heat and light for all the planets. And सारे ही planets के लिए जो heat and light का source है वो क्या है, सन है. फिर अब नेक्स्ट आता है क्या, प्लैनेट्स, जो कि सोलर सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. द प्लैनेट्स लुक लाइक स्टार. तो प्लैनेट क्या है, स्टार्स के जैसे दिखते हैं, बट दे डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन. बट स्टार्स की खुद की लाइट है, प्लैनेट्स की अपनी लाइट नहीं है. दैट मीन्स कि दे आर नॉन ल्यूमिनस. दे merely रिफ्लेक्ट द सनलाइट दैट फॉल्स ऑन देम. एंड इवन वो सनलाइट जो उन पे आती है उसको रिफ्लेक्ट भी नहीं करते हैं. कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लैनेट्स एंड स्टार्स. तो अगर आपको प्लैनेट्स एंड स्टार्स के बीच में डिफ्रेंशिएट करने बोला जाए तो क्या होगा कि स्टार्स ट्विंकल करते हैं, प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते हैं. स्टार्स की अपनी लाइट होती है, दैट इज वाई दे आर ल्यूमिनस, एंड प्लैनेट्स की अपनी लाइट नहीं होती है, दैट इज वाई दे आर नॉन ल्यूमिनस. So the simplest method of identifying planets from the star is that stars twinkle. So कैसे identify कर सकते हैं, stars twinkle करते हैं, whereas planets do not. planets twinkle नहीं कर रहे हैं. Also the planets keep changing their position with respect to the stars. तो planets जो है वो क्योंकि sun के around revolve कर रहे हैं, that is why उनकी positions जो है वो भी change होती रहती हैं. A planet has a definite path in which it revolves around the sun. And planet जो है वो एक particular path पे revolve करते हैं. This path is called as orbit. And इस path को क्या बोलते हैं, path जो है वो है orbit.
The time taken by planet to complete one revolution is called its period of revolution. And जो planet एक revolution complete करने में time ले रहा है ना सन के ऑर्बिट के अराउंड, उसको क्या बोलते हैं? period of revolution. The period of revolution increases as the distance of the planet increases from the sun. अगर एक बार आप यहाँ पर देखो, जैसे ये डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा, यूरेनस है हम एग्जाम्पल के लिए, सो यूरेनस को बहुत बड़ा पाथ कवर करना है, इसलिए यूरेनस को अपनी वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में टाइम लगेगा। एंड यहाँ पर मरकरी को पाथ छोटा सा है तो वो अपनी वन रिवॉल्यूशन बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेगा। एग्जाम्पल आप ले सकते हो ना रेस का भी, कि अगर सर्कुलर रेस हो तो एक स्टार्टिंग पॉइंट सबका कॉमन है। फॉर एग्जांपल ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ से स्टार्ट करेगा तो अब जो फर्स्ट सर्कल में है ऑब्वियसली उसको सबसे कम डिस्टेंस कंप्लीट करना है, दैट इज वाई वो फर्स्ट आ जाएगा रेस में। तो ऐसे ही प्लैनेट्स का भी है, कम डिस्टेंस है तो वो जल्दी अपना रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेते हैं, डिस्टेंस इंक्रीज होता है तो रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में टाइम लगता है, तो दैट इज वाई जो टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन है वो इंक्रीज हो जाता है। Besides revolving around the sun, a planet also rotates on its own axis like a top. So जैसे ये टॉप दिया हुआ है ना, अपने एक पॉइंट पर रोटेट कर रहा है, वैसे प्लैनेट भी अपने इस पॉइंट पर रोटेट करता है। The time taken by the planet to complete one rotation is called its period of rotation. And ये जो one rotation complete करने में जितना भी टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं? period of rotation. Some planets are known to have moons, satellites revolving around them. So कुछ planets के पास क्या है? moons और satellites हैं जो उस planet के around revolve करते हैं। Any celestial body revolving around another celestial body is called its satellite. अगर कोई भी एक celestial body दूसरे celestial body के around revolve कर रही है उसे क्या बोलते हैं? satellite बोलते हैं। क्लियर है? तो सैटेलाइट क्या है? मैन मेड भी होती है और आर्टिफिशियल भी होती हैं। द अर्थ कैन बी सेड टू बी अ सैटेलाइट ऑफ सन। अर्थ एक सेलेस्टियल बॉडी है एंड सन भी एक सेलेस्टियल बॉडी है। अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है एंड रोटेट कर रही है, तो अर्थ क्या हो गया? सन की सैटेलाइट है। दो जनरली वी कॉल इट अ प्लैनेट ऑफ द सन, बट हम इसको क्या बोलते हैं? प्लैनेट, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। वी यूज द टर्म सैटेलाइट फॉर द बॉडीज रिवॉल्विंग अराउंड प्लैनेट्स, बट हम जनरली सैटेलाइट जो टर्म है वो स्पेसिफिकली अगर बोला जाए तो किसके लिए यूज करते हैं? जो प्लैनेट्स के अराउंड सेलेस्टियल बॉडी रिवॉल्व कर रही है ना, उनके लिए। मून इज अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। जैसे अब अर्थ के सराउंडिंग में कौन रिवॉल्व कर रहा है? मून, तो मून क्या हो गया? अर्थ की सैटेलाइट हो गई। एंड मून क्या है? एक नेचुरल सैटेलाइट है। देयर आर मेनी मैन मेड सैटेलाइट्स रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, और अर्थ के अराउंड काफी सारी मैन मेड या फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी मूव कर रही हैं। दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, एंड जो मैन मेड सैटेलाइट्स है ना उनको क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी बोलते हैं। क्लियर है? नाउ यू हैव टू रीड द एस्ट्रोनॉमी इन एंशिएंट इंडिया, जहाँ पर आर्यभट्ट के कंट्रीब्यूशन जो है एंशिएंट इंडिया में एस्ट्रोनॉमी में वो गिवन है। हम यहाँ पर देखते हैं अब क्या सोलर सिस्टम के जो प्लैनेट्स हैं। फर्स्ट प्लैनेट क्या है? मरकरी, एंड इसको क्या बोलते हैं और हिंदी अगर टर्मिनोलॉजी में हम देखें तो बुध। द प्लैनेट मरकरी इज नियरेस्ट टू द सन। सो सबसे नियरेस्ट कौन है? मरकरी फर्स्ट प्लैनेट जो है। इट इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ अवर सोलर सिस्टम। स्मॉलेस्ट प्लैनेट का टाइटल भी किसके पास है? मरकरी के पास है। And because Mercury is very close to the sun, it is very difficult to observe it, as most of the time it is hidden in the glare of the sun. So Mercury क्या है? sun के बहुत close है, तो sun की जो bright light है ना, sun का जो glare है उससे Mercury जो है दब जाता है and observe हम उसको नहीं कर पाते। However, it can be observed just before the sunrise or just after sunset. But हम इसे कब observe कर सकते हैं? जब sunrise हुआ ही है या फिर सनसेट होने के थोड़ी सी देर बाद, जस्ट बिफोर सनराइज आई गेस, क्योंकि उसके पहले ही क्या है? सन की लाइट काफी कम होती है। आफ्टर सनराइज तो सन जो है वो ब्राइट होने लगता है। तो नियर द हॉरिजन, एंड कहाँ पर ऑब्जर्व करना सुटेबल है? नियर द हॉरिजन। So it is visible only at the places where trees or buildings do not obstruct the view of the horizon. And ये कहाँ पर हम देख सकते हैं? जहाँ पर जो horizon का व्यू है ना उसको buildings और trees obstruct ना करें, मतलब बीच में एक obstacle की तरह ना आए। Mercury has no satellite of its own. तो Mercury के पास अपनी कोई भी सैटेलाइट नहीं होती।
क्लियर। नाउ सेकेंड प्लैनेट है वीनस एंड इसको और क्या बोलते हैं, शुक्र। सो वीनस इज द अर्थ्स नियरेस्ट प्लैनेटरी नेबर। अर्थ का नेबर है वीनस। इट इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द नाइट स्काई एंड नाइट स्काई में सबसे ज्यादा जो ब्राइट है वो है वीनस। Sometimes Venus appears in the eastern sky before sunrise and Venus क्या है जो eastern sky में sunrise के पहले कई बार देखा जाता है। Sometimes it appears in the western sky just after sunset and western sky में sunset के just बाद में कई बार दिख जाता है। Therefore it is often called a morning or an इवनिंग स्टार। इसीलिए सन जो स्टार है ना तो इसको क्या बोल देते हैं, वीनस को भी मॉर्निंग और इवनिंग स्टार बोल देते हैं बिकॉज ये सन की प्लेस पे कई बार दिखता है। ऑल्दो इट इज नॉट अ स्टार, बट ये स्टार नहीं है, बट कई बार क्या सन की प्लेस पर दिख जाता है सन के आने के पहले या सन के जाने के बाद। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज इवनिंग और मॉर्निंग स्टार। ट्राई टू लोकेट वीनस इन द नाइट स्काई एंड अगर आप वीनस को नाइट स्काई में ऑब्जर्व करोगे तो काफी ज्यादा ब्राइट दिखेगा। वीनस हैज नो मून और सैटेलाइट ऑफ इट्स ओन। वीनस का भी क्या है, अपनी सैटेलाइट और मून नहीं है। रोटेशन ऑफ वीनस ऑन इट्स एक्सिस समवॉट अनयूजुअल एंड वीनस का जो रोटेशन है ना अर्थ के अराउंड में अपनी एक्सिस पर वो क्या है, अनयूजुअल है। दैट मीन्स इट रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट वाइल द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। सो वीनस जो है वो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है एंड अर्थ कहाँ से रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। क्लियर है। If you get a chance, try to observe Venus through a telescope. You will observe that Venus shows faces just like the moon. So अगर आप Venus को observe करने का मौका मिलता है कभी टेलीस्कोप से तो observe करना, जैसे मून में अलग अलग faces दिखते हैं ना वैसे ही Venus के अलग faces दिखते हैं because the rotation of both are in opposite direction. द अर्थ, अब नेक्स्ट प्लैनेट क्या आ जाता है, अर्थ जिसपे हम रहते हैं एंड इसका नेम और क्या है, पृथ्वी। द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम ऑन विच लाइफ इज नोन टू एग्जिस्ट। सो ओनली प्लैनेट जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है वो क्या है, अर्थ। सम स्पेशल एनवायरमेंटल कंडीशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जिस्टेंस एंड कंटिन्यूएशन ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ। तो अर्थ पे जो लाइफ है उसके लिए कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं। These include just the right distance from the sun so that it has the right temperature range, the presence of water and suitable atmosphere and a blanket of ozone. So ये conditions क्या हैं, जो सन से जो एकदम एक्यूरेट राइट डिस्टेंस बोल सकते हैं, जैसे टेम्परेचर है ना ज़्यादा बहुत ना ज़्यादा कोल्ड है ना ज़्यादा वार्म है, सो ये राइट डिस्टेंस है, वाटर प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर सुटेबल है, ओजोन का ब्लैंकेट है जिससे हार्मफुल रेडिएशंस नहीं आ पाते हैं। सो ये सारे क्या हैं, सुटेबल कंडीशंस हैं। From space, the Earth appears blue-green due to the reflection of light from the water and landmass on its surface. तो स्पेस से जो अर्थ की अगर सैटेलाइट पिक्चर भी हम देखते हैं तो वो क्या दिखता है, ब्लू एंड ग्रीन दिख रहा है। क्यों दिख रहा है ये, क्योंकि अर्थ पे जो वाटर है एंड लैंडमास है दैट इज ग्रीन प्लांट्स हैं उसके रिफ्लेक्शन की वजह से वो ब्लू ग्रीन दिख रहा है। The axis of rotation of the earth is not perpendicular to the plane of its orbit. So जो अर्थ की axis of rotation है वो perpendicular नहीं है, slightly slant है। The tilt is responsible for the change of season on earth and ये जो tilt है इसकी वजह से ही seasons में changes होता है। The earth has only one moon and earth की जो एक ही natural satellite है one moon वो one है सिर्फ। Then उसके बाद आता है क्या, Mars। The next planet, the first outside the orbit of the Earth is Mars. तो जो अर्थ के बाद जो प्लैनेट आता है वो क्या है, मार्स है एंड ये भी नेबर हो गया अर्थ का। It appears slightly reddish and therefore it is also called the red planet and ये क्या है, जनरली रेड कलर का दिखता है इसीलिए इसको रेड प्लैनेट भी बोलते हैं। मार्स हैज 2 स्मॉल नेचुरल सैटेलाइट्स एंड मार्स के पास कितनी सैटेलाइट्स हैं, 2 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। मंगलयान के बारे में आप लोगों ने देखा होगा, मंगलयान जो है उसके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है, तो आई डोंट थिंक इसके बारे में और ज़्यादा हमें डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है। इन केस अगर आपने मंगलयान के बारे में नहीं पढ़ा है तो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए एंड मूवी देखना चाहिए बिकॉज मंगलयान जो है इंडिया का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एंड बेसिक सा इंफॉर्मेशन क्या है कि इसरो जो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसने फर्स्ट टाइम मार्स की ऑर्बिट पर ये मिशन लॉन्च किया था। नेम था उसका क्या, मंगलयान
कब लॉन्च किया है? नवंबर 5, 2013 में, एंड ये सक्सेसफुली मार्च तक कब पहुंचा था? 2014, 24 सितंबर, इतना ड्यूरेशन लगा था उसको पहुंचने में। एंड विद अ टीम ऑफ इंडियन साइंटिस्ट ये जो मिशन था वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्लैनेट है क्या? जुपिटर, एंड अनदर नेम इज बृहस्पति। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है जुपिटर। इट इज सो लार्ज दैट अबाउट 1300 अर्थ कैन बी प्लेस्ड इनसाइड दिस जाइंट प्लैनेट। अगर आप इसको इमेजिन करो कि कितना बड़ा साइज है, तो 1300 अर्थ इस प्लैनेट में आ सकते हैं, इतना बड़ा प्लैनेट है। However, the mass of Jupiter is about 318 times that of Earth, but mass जो है वो सिर्फ 318 times है। It rotates very rapidly on its axis, and ये जो rotation है इसका काफ़ी rapid है। जुपिटर हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, एंड जुपिटर के पास क्या है? सैटेलाइट भी बहुत सारे हैं। इट ऑल्सो हैज़ फेंट रिंग्स अराउंड इट, एंड इसके सराउंडिंग में क्या है? रिंग्स भी प्रेजेंट हैं। यू कैन ईजिली रिकोगनाइज जुपिटर एज इट्स अपीयर क्वाइट ब्राइट इन द स्काई। एंड जुपिटर को कैसे ऑब्जर्व किया जा सकता है? क्योंकि ये ब्राइट दिखता है एंड साइज भी काफ़ी बड़ा है। If you observe it with the help of a telescope, you can also see 4 of its large moons. अगर आप टेलीस्कोप से जुपिटर को देखोगे ना, तो उसके जो मून है, नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, वो भी इजीली आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पर 17.22 फिगर में देख रहे हो। नेक्स्ट आता है उसके बाद सैटर्न, एंड सैटर्न का नेम क्या है? शनि। Beyond Jupiter is Saturn, which appears yellowish in colors. तो जुपिटर के बाद क्या है? सैटर्न है, एंड ये किस कलर का दिखता है? जनरली येलोइश कलर का। What makes it unique in the solar system is its beautiful rings. एंड सोलर सिस्टम में ये यूनिक क्यों है? क्योंकि इसके पास रिंग्स हैं, जैसे यहाँ पर देख रहे हो ना आप, इस टाइप से ये रिंग्स अवेलेबल हैं। These rings are not visible with the naked eye, बट ये जो रिंग्स है ना वो नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। You can observe them with a small telescope, एंड हम किसके हेल्प से देख सकते हैं? टेलीस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। Saturn also has a large number of satellites, and Saturn के पास क्या है? सैटेलाइट्स भी हैं। One interesting thing about Saturn is that it is the least dense among all the planets. Its density is less than that of water. So इसका जो density है Saturn का वो even water से भी कम है। उसके बाद क्या जाते हैं? यूरेनस एंड नेपच्यून। So these are the outermost planet of the solar system. ये दोनों क्या है? outermost planet है। They can be seen only with the help of a large telescope, because सन से डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। That is why सिर्फ टेलीस्कोप की हेल्प से ही हम इनको देख सकते हैं। Like Venus, Uranus also rotates from east to west. तो जैसे वीनस का रोटेशन ईस्ट टू वेस्ट है, वैसे यूरेनस भी ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है। The most remarkable feature of Uranus is that it has highly tilted rotational axis. So इसका एक यूनिक फीचर क्या है कि रोटेशनल एक्सिस जो है वो काफ़ी ज़्यादा टिल्टेड है। एज अ रिजल्ट इट्स ऑर्बिटल मोशन इज इट अपीयर्स टू रोल ऑन इट्स साइड। तो ऑर्बिटल मोशन में क्या दिखता है कि वो अपनी साइड से रोटेट कर रहा है ये, क्योंकि इसकी जो रोटेशन वाली एक्सिस है वो टिल्टेड है। The first 4 planets, Mercury, Venus, Earth and Mars, are much nearer the Sun than the other 4 planets. तो क्या है? जो फर्स्ट 4 प्लैनेट्स है ना वो सन से काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज द इनर प्लैनेट, एंड द इनर प्लैनेट हैव वेरी फ्यू मून्स। और इनर प्लैनेट जो उनके पास बहुत कम मून है। द प्लैनेट्स जस्ट आउटसाइड द ऑर्बिट ऑफ मार्स, नेमली जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, आर मच फार्दर ऑफ देन द इनर प्लैनेट्स। तो बाकी के जो 4 प्लैनेट्स हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पर हैं इनर प्लैनेट से, एंड दे आर कॉल्ड एज आउटर प्लैनेट। उनको क्या बोलते हैं? आउटर प्लैनेट भी बोलते हैं। दे हैव अ रिंग सिस्टम अराउंड देम। उनके अराउंडिंग क्या है? रिंग सिस्टम है। द आउटर प्लैनेट हैव लार्ज नंबर ऑफ मून्स। और जो आउटर प्लैनेट है ना उनमें बहुत सारे मून्स भी प्रेजेंट हैं। अब सम अदर मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम, अब सोलर सिस्टम के कुछ और जो दूसरे मेंबर हैं उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। There are some other bodies which revolve around the sun. They are also member of solar system. So planets के अलावा कुछ और दूसरी celestial bodies हैं जो सन के अराउंड मूव करते हैं, एंड वो भी क्या है? सोलर सिस्टम के ही मेंबर हैं। Let us learn about some of them. तो उनके में से कुछ के बारे में हम पढ़ते हैं। फर्स्ट क्या है? एस्टेरॉइड्स।
So there is large gap in between the orbit of Mars and Jupiter. So Mars and Jupiter की orbit में काफ़ी ज़्यादा gap है. This gap is occupied by a large number of small objects that revolve around the sun. And वो किससे occupied है वो space? छोटे छोटे से bodies से बहुत सारे amount में है जो कि sun के around revolve कर रहे हैं. And these are called asteroids. उनको ही क्या बोलते हैं? Asteroids बोलते हैं. Asteroids can only be seen through a large telescope. And asteroid को हम कैसे देख सकते हैं? Large telescope की help से. नेक्स्ट आता है क्या? कॉमेट्स. सो कॉमेट्स भी क्या है? सोलर सिस्टम के मेंबर हैं. सो कॉमेट्स आर ऑल्सो मेंबर्स ऑफ अवर सोलर सिस्टम. दे रिवॉल्व अराउंड द सन इन हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट. एंड कॉमेट्स कैसे ऑर्बिट में मूव करते हैं? एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं, ओवल शेप जनरली. However, their period of revolution round the sun is usually very long. And जो revolution time है इनका वो बहुत ज़्यादा बड़ा है. A comet appears generally as a bright head with a long tail. And comet को अगर आप टेलीस्कोप से ऑब्जर्व करते हो तो कैसे दिखता है? हेड है ब्राइट एंड उसके पीछे टेल लगी हुई है. The length of the tail grows in size as it approaches the sun. And जैसे जैसे comet sun के closer आता है तो उसकी tail का size बढ़ता जाता है. The tail of the comet is always directed away from the sun. And जो tail है ना वो हमेशा comet को sun से दूर opposite direction में attract करती है. Many comets are known to appear periodically. One such comet is Halley's comet. And बहुत सारे ऐसे comets हैं जो दिखते हैं, but सबसे common क्या है? Halley's comet है, which appears after nearly every 76 जो हर 76 ईयर के बाद क्या है? दिखती है. It was last seen in 1986. and ये last कब दिखी थी? 1986 में. That means कि इसके 76 ईयर बाद फिर से दिखेगी. Can you tell when Halley comet will be visible again? तो ये next अब कब दिखेगी? You have to add 76 in this year and you will find कि ये कब दिखेगी. Next आता है क्या? Meteors and meteoroids. So at night when the sky is clear and the moon is not there, you may sometimes see bright streaks of light in the sky. तो जब bright स्काई क्लियर है, मून नहीं दिख रहा है, सो क्या दिखते हैं वहां पर? से ब्राइट स्ट्रीक्स से दिखती हैं. वो क्या है? मेट्रोइड्स एंड मेट्रोइड्स हैं. These are commonly known as shooting star, although they are not stars. इनको कई बार क्या बोलते हैं? shooting stars बोलते हैं क्योंकि bright bodies के फॉर्म में दिखते हैं. ये stars बिल्कुल भी नहीं है. They are what? They are called meteors. A meteor is usually a small object that occasionally enter the Earth's atmosphere. Meteor क्या है? Small object है जो कि कहाँ पर दिखते हैं occasionally? अर्थ पे एंटर करते हैं एटमॉस्फेयर से. एट दैट टाइम इट हैज़ अ वेरी हाई स्पीड. एंड जब वो अर्थ के ऑर्बिट में एंटर करते हैं ना तो बहुत हाई स्पीड होती है. द फ्रिक्शन ड्यू टू द एटमॉस्फेयर हीटेड अप. एंड जो एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर है या फिर फ्रिक्शन है वो उसको हीट अप कर देता है. इट ग्लोज एंड एवेपोरेट्स क्विकली. जिससे कि क्या होता है? ये हीट अप करके ग्लो करने लगता है. This is why the bright streak lasts for a very short time. and वो हीट अप होने की वजह से ग्लो तो करता है, साथ साथ क्या हो जाता है? एवेपोरेट हो जाता है. तो एवेपोरेट होने की वजह से बहुत कम टाइम के लिए दिखता है. Some meteors are large and so they can reach the earth before they evaporate completely. and जो large size meteors होते हैं वो evaporate होने से पहले ही अर्थ पर पहुंच जाते हैं. and the body that reach the earth is called the meteoroid. and जो भी bodies अर्थ तक पहुंच जाते हैं ग्लो करते हैं वो क्या है? meteoroids हैं. Meteoroids help scientists in investigating the nature of the material from which the solar system was formed. and meteoroids का कहाँ पर help है? क्योंकि वो स्काई से आ रहे हैं तो उसके मटेरियल से आइडेंटिफाई हो जाता है कि सोलर सिस्टम जो है वो किस मटेरियल का बना हुआ है. Then artificial satellites आता है अब नेक्स्ट टॉपिक. So you must have heard that there are a number of artificial satellites which are orbiting the अर्थ. तो बहुत सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं जो अर्थ की ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं.
You might wonder how artificial satellites are different from natural satellites. तो माइंड में ये आता है कि भाई आर्टिफिशियल सैटेलाइट और नेचुरल सैटेलाइट में क्या डिफरेंस है, दोनों ही तो सैटेलाइट हैं. सो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर मैन मेड, फर्स्ट ये हो गया. दे आर लॉन्च फ्रॉम द अर्थ, एंड उनको कहाँ से लॉन्च किया जाता है, अर्थ से लॉन्च किया जाता है. दे रिवॉल्व अराउंड द अर्थ मच क्लोजर देन द अर्थ नेचुरल सैटेलाइट द मून, एंड वो कहाँ पर रिवॉल्व करती हैं, नेचुरल सैटेलाइट से भी काफ़ी क्लोजर डिस्टेंस पे ये रिवॉल्व करती हैं. इंडिया हैज़ built and launched several artificial satellites. इंडिया ने क्या है, काफ़ी सारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बिल्ड की हैं एंड लॉन्च की हैं. आर्यभट्ट वॉज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट्स, एंड इंडिया में फर्स्ट सैटेलाइट्स जो लॉन्च हुई थी वो कौन सी थी, आर्यभट्ट. Some other Indian satellites are INSAT, IRS, कल्पना 1, EduSat, etc. एंड कुछ ये सैटेलाइट्स हैं जिनके नेम यहाँ पर गिवन हैं. आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैव मेनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस. अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का यूज़ या फिर हम बोल सकते हैं एप्लीकेशन कहाँ पर है, दे आर यूज फॉर फोरकास्टिंग वेदर फोरकास्टिंग, जैसे कोई भी नेचुरल डिजास्टर प्रिडिक्शन होता है, वेदर रेनी समर सीजन कब से कब तक है, ये जो प्रिडिक्शंस होते हैं ये सब किसकी हेल्प से हो रहे हैं, सैटेलाइट की हेल्प से. देन ट्रांसमिटिंग टेलीविजन एंड रेडियो सिग्नल्स, जो आप मूवीज़ देख रहे हो, सीरियल्स देखते हो, टेलीविजन पे न्यूज़ आ रही है, कोई भी इंफॉर्मेशन आ जाती है, वो भी किसकी हेल्प से है, ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है उसके सिग्नल्स का, सैटेलाइट की हेल्प से. दे आर ऑल्सो यूज फॉर टेली कम्युनिकेशन एंड रिमोट सेंसिंग. तो रिमोट सेंसिंग जो आजकल मोबाइल फोन्स में भी है इवन, एंड टेली कम्युनिकेशन, ये भी किसके हेल्प से पॉसिबल है, बिकॉज ऑफ द सैटेलाइट. तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. क्लियर है. सो यहाँ पर जो हमारा सोलार सिस्टम चैप्टर है वो एंड होता है, मतलब हमने डिस्क्रिप्शन पूरा देख लिया है कि सोलार सिस्टम में क्या क्या है. अभी हमें क्या पढ़ना है, इसके क्वेश्चन आंसर्स देखना है. तो क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले एक बार हम मेजर्स रिकॉल कर लेते हैं, मतलब मेजर पार्ट्स जो थे. फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था, मून के बारे में, फेसेस ऑफ मून जो थे वो देखे हमने. देन उसके बाद फुल मून, न्यू मून जिसमें आया, मून जो है एक नॉन ल्यूमिनस बॉडी है. उसके बाद आए स्टार्स, तो स्टार्स क्या है, एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं स्टार्स जो हैं. उसके बाद हमने पढ़ा सन के बारे में भी, सन भी क्या है, एक स्टार है. बट सन एंड स्टार में डिफरेंस क्यों दिखता है, बिकॉज स्टार का जो डिस्टेंस है वो अर्थ से काफ़ी ज़्यादा है एंड एज कम्पेयर टू द सन. उसके बाद क्या आए थे, प्लैनेट्स आए, कॉन्स्टलेशंस पढ़े. कॉन्स्टलेशन आर ग्रुप ऑफ स्टार दैट इज रिकॉग्नाइजेबल, एंड कुछ एग्जांपल्स भी पढ़े हमने. सोलार सिस्टम के सारे प्लैनेट्स के बारे में हमने इंडिविजुअली डिस्कस किया. देन सोलार सिस्टम के और जो दूसरे पार्ट्स हैं, मेटेरर्स, मेटेरॉइड्स, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, इनके बारे में पढ़ा. उसके अलावा और क्या पढ़ा हमने भी लास्ट में, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में. सो आई गेस ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है हमें अपने सोलार सिस्टम एंड प्लैनेट्स के बारे में. आपको समझ आया होगा एंड अभी क्वेश्चन से और जो आपके डाउट्स होंगे कुछ और क्लियर हो जाएंगे. इसके अलावा भी अगर कुछ डाउट्स बचते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में तो पूछ ही सकते हो. नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज. फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ द सोलार सिस्टम. तो यहाँ पर क्या गिवन है जो सोलार सिस्टम का मेंबर नहीं है, एस्टेरॉइड, सैटेलाइट, कॉन्स्टलेशन और अ कॉमेट. तो क्या नहीं है, कॉन्स्टलेशन जो है वो सोलार सिस्टम का पार्ट नहीं है. तो यहाँ पर हो गया आंसर कॉन्स्टलेशन. सेकेंड वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लैनेट ऑफ द सन. सन में का प्लैनेट जो है, 8 प्लैनेट्स हैं, यहाँ पर कौन सा जो है वो प्लैनेट नहीं है. फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है साइरस, एंड हमने अभी पढ़ा कि ये क्या है, स्टार है. क्लियर है. तो यहाँ सेकेंड क्वेश्चन में हो गया आंसर साइरस. थर्ड वन इज फेसेस ऑफ द मून अकर बिकॉज. जो मून के फेसेस दिखते हैं वो क्यों हैं. फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है, वी कैन सी ओनली दैट पार्ट ऑफ द मून विच रिफ्लेक्ट्स द लाइट टुवर्ड्स अस. तो हम सिर्फ मून का वही पार्ट देख पाते हैं जो कि लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है. सो इट इज ट्रू. हम आगे के ऑप्शन एक बार और देख लेते हैं. फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. आवर डिस्टेंस फ्रॉम द मून कीप्स चेंजिंग, सो इट इज नॉट करेक्ट. Then the shadow of the earth covers only a part of the moon surface. That is also not true. Fourth one is the thickness of the moon's atmosphere is not constant. So ये भी relatable नहीं है. First option is correct. Now fill in the blanks. First one is the planet which is farthest from the sun is. तो sun से सबसे ज़्यादा दूर, farthest that means कि जो distance सबसे ज़्यादा है वो कौन सा planet है, नेपट्यून. ओके करेक्ट है. देन द प्लैनेट सेकेंड दिया हुआ है विच अपीयर्स
रेडिश इन कलर, सो रेडिश कलर का प्लैनेट कौन सा दिखता है? रेड प्लैनेट किसको बोलते हैं? मार्स को बोलते हैं, राइट। सो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन में आ जाएगा क्या? मार्स। देन उसके बाद दिया हुआ है थर्ड, अ ग्रुप ऑफ स्टार that appears to form a pattern in the sky is known as, so if you are thinking it constellation, बहुत ही सिंपल से ब्लैंक्स हैं ये आपको पहले के जो थे वो भी बन ही गए होंगे, आई नो। यहाँ पर क्या आ जाएगा? कॉन्स्टलेशन। जो ग्रुप ऑफ स्टार है उसको क्या बोलते हैं? कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। फोर्थ वन इज अ सेलेस्टियल बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट इज नोन एज, तो प्लैनेट के अराउंड जो सेलेस्टियल बॉडी है वो क्या है? सैटेलाइट। देन नेक्स्ट इज शूटिंग स्टार आर एक्चुअली नॉट, तो शूटिंग स्टार जो है वो क्या है? मेट्रोर्स है, दे आर नॉट स्टार्स, तो यहाँ पर आ गया क्या? स्टार्स। एफ इज एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ, एस्टेरॉइड्स कहाँ पर प्रेजेंट है? मार्स एंड जुपिटर के बीच में प्रेजेंट है, क्लियर है। देन ट्रू फॉल्स है, तो फर्स्ट ट्रू फॉल्स में देखते हैं हम क्या है। पोल स्टार इज अ मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम, पोल स्टार जो है वो सोलर सिस्टम का मेंबर है? नो, इट इज नॉट अ मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम, दैट इज वाई ये क्या हो गया? फॉल्स हो जाएगा। सेकेंड दिया हुआ है मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, सो मरकरी जो क्लोजेस्ट है सन के वो स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, ट्रू। सी दिया हुआ है यूरेनस इज द फारदेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, हमने अभी पढ़ा कि नेपट्यून जो है वो फारदेस्ट प्लैनेट है, दैट इज वाई ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स। नेक्स्ट दिया हुआ है इनसेट इज एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, इनसेट जो है वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, यस ट्रू, हमने अर्थ के आर्टिफिशियल सैटेलाइट के एग्जांपल पढ़े हैं। देन ई दिया हुआ है देयर आर 9 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, तो सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स हैं, नो, सोलर सिस्टम में तो 8 प्लैनेट्स हैं, ये क्या हो गया? फॉल्स। देन लास्ट है कॉन्स्टलेशन ओरियन कैन बी सीन ओनली विथ अ टेलीस्कोप, तो जो ओरियन कॉन्स्टलेशन है उसको क्या हम सिर्फ टेलीस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं? नो, इट इज फॉल्स, बिकॉज विंटर्स में लेट इवनिंग में इसको हम स्काई में नेकेड आई से भी देख सकते हैं, दैट इज वाई टेलीस्कोप के साथ इसको देखने का जो पॉइंट है वो फॉल्स हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं मैचिंग्स, तो मैचिंग्स में क्या है? इनर प्लैनेट्स, इनर प्लैनेट क्या क्या है? मार्स एंड अर्थ, तो ये फर्स्ट हमने लिख दिया मार्स एंड अर्थ। देन आउटर प्लैनेट्स कौन कौन सा है यहाँ पर गिवन है? तो सिर्फ सैटर्न गिवन है, तो फर्स्ट 4 प्लैनेट जो है वो इनर प्लैनेट है, लास्ट 4 जो प्लैनेट्स है वो आउटर प्लैनेट है। कॉन्स्टलेशन के एग्जाम्पल क्या दिए हुए हैं? ग्रेट बियर इज अ कॉन्स्टलेशन, देन ओरियन इज ऑल्सो अ कॉन्स्टलेशन। फोर्थ वन इज सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, इट इज मून, तो ये हो जाती है अर्थ की सैटेलाइट। क्वेश्चन 7 है अब, in which part of the sky can you find Venus if it is visible as evening star, so अगर वीनस अगर विजिबल है इवनिंग स्टार में तो वो कौन से पार्ट में दिख सकता है? जो वेस्टर्न पार्ट है स्काई का उसमें आफ्टर सनसेट दिख रहा है, दैट इज वाई ये क्या है? इवनिंग स्टार है, तो कहाँ पर दिखेगा? वेस्टर्न पार्ट ऑफ स्काई। 8th question is name the largest planet of the solar system, so do I need to tell you? I know you already know this answer. The answer is Jupiter. Then 10th question is 9th is what is constellation? Name any 2 constellation. Constellation क्या है? बहुत सिंपल सा आंसर है, अभी काफी बार पढ़ चुके हो। ग्रुप ऑफ स्टार दैट इज रिकॉग्नाइजेबल इन पैटर्न इज कॉल्ड एज द कॉन्स्टलेशन। एग्जाम्पल अर्सा मेजर, ओरियन, ग्रेट बियर, सप्तऋषि, ये सब क्या एग्जाम्पल हैं? कॉन्स्टलेशन के एग्जाम्पल्स हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ स्केचेस टू शो द रिलेटिव पोजीशन ऑफ प्रोमिनेंट स्टार्स इन अर्सा मेजर एंड ओरियन। तो यहाँ पर जो है आपको उनकी स्केचेस ड्रॉ करने हैं, तो जिससे क्या पता चलेगा? प्रोमिनेंट शेप। अर्सा मेजर का जनरली शेप कैसा है? डिपर शेप बोल सकते हो आप, या फिर एक हैंडल एंड उसमें क्या है? बोल है। उसके अलावा ओरियन का शेप कैसा? हंटर शेप है। तो ये दोनों आपको शेप ड्रॉ करने हैं, बुक में दिए हुए हैं। क्वेश्चन 11 सेज नेम 2 ऑब्जेक्ट्स अदर देन प्लैनेट विच आर मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम। सो सोलर सिस्टम के अलावा और क्या मेंबर्स हैं जो सोलर सिस्टम के मेंबर्स के बारे में? तो क्या क्या है? एस्टेरॉइड्स है, मेट्रोर्स हैं, मेटेरॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं, ये सब क्या है? सोलर सिस्टम के ही मेंबर्स हैं। इन केस अगर ये आपको एग्जामिनेशन में ज़्यादा मार्क्स के आते हैं ना, तो आप यहाँ पर सिर्फ नेम ना लिख के जैसे एस्टेरॉइड्स लिख रहे हो तो उसके बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हो अपने आंसर में।
क्वेश्चन 12th दिया हुआ है कि एक्सप्लेन हाउ कैन यू लोकेट द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ अर्सा मेजर। अर्सा मेजर की हेल्प से आप कैसे पोल स्टार को लोकेट करोगे? तो फर्स्ट क्या करना है, जो अर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन अगर आपको मिल जाता है तो अर्सा मेजर क्या है, तो वो बोल शेप का है, उसमें हैंडल है एंड 4 ब्राइट स्टार से बिग डिपर बन रहा है। तो क्या इमेजिन करना है कि बोल के एंड पे 2 स्टार्स इमेजिन करना है। देन स्काई में देखते हो सारा इमेजिनरी प्रोसेस है ये। उसके बाद एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन कहाँ तक, नॉर्थ डायरेक्शन में ये 2 स्टार्स को कनेक्ट करते हुए ऑब्जर्व करना। जो 2 स्टार्स इमेजिन किए ना बोल के एंड पे, वहां से एक इमेजिनरी लाइन नॉर्थ डायरेक्शन में, नदर्न डायरेक्शन जो है वहां ऑब्जर्व करना है। फिर जो जहां पर ये इमेजिनरी लाइन मिलती हुई दिखेगी ना, वो पॉइंट क्या हो जाएगा, पोल स्टार है। क्लियर है? और जो लेंथ होती है ना ये इमेजिनरी लाइन की, बोल से स्टार्ट होते हुए वो जो स्टार है वहां तक, वो अप्रोक्स 5 टाइम्स होती है। ठीक है। देन 13th क्वेश्चन आता है, डू ऑल स्टार इन द स्काई मूव, एक्सप्लेन। तो स्काई में जितने भी स्टार है वो सब मूव कर रहे हैं क्या? नो, नॉट एट ऑल। अर्थ जो है वो मूव करती है एक्चुअली। तो अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रही है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में, इसलिए जितने भी स्टार्स हैं एक्सेप्ट द पोल स्टार वो सारे मूव करते हुए दिख रहे हैं। पोल स्टार क्यों नहीं दिखता है मूव करते हुए? बिकॉज वो अर्थ की एक्सिस पर लोकेटेड है, दैट इज वाई वो मूव नहीं कर रहा है। बाकी के सारे जो स्टार्स हैं वो मूव करते हुए दिखाई देते हैं। देन 14th क्वेश्चन यहाँ पे, वाई इज द डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स एक्सप्रेस्ड इन लाइट ईयर्स? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्टेटमेंट दैट अ स्टार इज 8 लाइट ईयर अवे फ्रॉम द अर्थ? तो लाइट ईयर क्या है? क्योंकि जो लाइट ईयर में डिस्टेंस हम एक्सप्रेस करते हैं, किलोमीटर में वही डिस्टेंस एक्सप्रेस करना कन्वीनियंट नहीं है। दैट इज वाई जो इतनी लार्ज डिस्टेंस है अर्थ एंड स्टार्स के बीच में, उसको हम लाइट ईयर के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। अब लाइट ईयर क्या है कि लाइट ईयर जितना भी डिस्टेंस है, लाइट ईयर 1 ईयर में कवर करती है। जितना भी डिस्टेंस वो क्या हो जाता है, 1 लाइट ईयर। एंड ये अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 9.46 इंटू 10 पावर 12 किलोमीटर। मतलब इतना डिस्टेंस लाइट 1 ईयर में कवर करती है। तो ये कितना ज़्यादा है। दैट इज वाई यहाँ पर जो डिस्टेंस है उसको लाइट ईयर में एक्सप्रेस करते हैं, ना कि किलोमीटर्स में। एंड ये जो दिया हुआ है कि अर्थ जो है वो 8 लाइट ईयर्स अवे है, दैट मीन्स कि जो स्टार की लाइट है अर्थ तक आने में ना 8 ईयर्स का टाइम लेती है। दैट इज वाई ये हो गया क्या, 8 लाइट ईयर्स। तो 1 ईयर में अगर इतना डिस्टेंस कवर कर रही है तो 8 ईयर्स में कितना करेगी? सिंपली हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो किलोमीटर्स में आ जाएगा। एंड उसको किलोमीटर में डिस्टेंस को एक्सप्रेस करना इतना ईजी नहीं है ना, दैट इज वाई उसको हम लाइट ईयर में एक्सप्रेस करते हैं। Now next question is, the radius of the Jupiter is 11 times the radius of the Earth। अब ये आपको पता है कि अर्थ का जो जुपिटर का साइज है वो काफ़ी डिफरेंस है। जुपिटर का साइज अर्थ की कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा है। दैट इज वाई यहाँ पर 11 टाइम्स जो है एक नंबर दिया हुआ है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ जुपिटर एंड अर्थ। तो अर्थ और जुपिटर के हमें यहाँ पर वॉल्यूम फाइंड आउट करना है एंड उनका रेशियो फाइंड आउट करना है। हाउ मेनी अर्थ कैन जुपिटर अकोमोडेट, एंड जुपिटर जो है वो कितनी अर्थ को अकोमोडेट कर सकता है। तो इसकी स्टेटमेंट आपको लिखना है। मैं सिर्फ कैलकुलेशन बता रही हूँ कि आपको क्या करना है। फर्स्ट चीज़ तो इस क्वेश्चन के लिए क्या पता होना चाहिए कि जुपिटर और अर्थ जो है वो स्फेरिकल शेप है। दैट इज वाई वॉल्यूम हम किसका चाहिए, हमें यहाँ पे फॉर्मूला स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। अब 4/3 वैल्यू ठीक है, पाई की वैल्यू आपको पता है 22.7 और 3.14, जो भी वैल्यू आपको सुटेबल लगे। आर जो दिया हुआ है तो रेडियस का कंपैरिजन है ना, अर्थ का रेडियस हमने सपोज कर लिया क्या, आर है, तो जुपिटर का रेडियस कितना आ जाएगा 11 टाइम्स ऑफ आर, दैट इज 11 आर। अब दोनों का वॉल्यूम अगर कैलकुलेट करना है, रेशियो निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ जुपिटर अपॉन द वॉल्यूम ऑफ अर्थ, ऐसे ही रेशियो निकलेगा ना कंपैरिजन। तो वॉल्यूम ऑफ जुपिटर कितना हो गया 4/3 पाई, आर कितना है 11r³ एंड अर्थ का जो वॉल्यूम है 4/3 पाई r³। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो 4/3 कॉमन है दोनों में, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में, तो कैंसिल हो गया। 11 का क्यूब होता है 1331 एंड r³
अपॉन में आ गया आर क्यूब और आर क्यूब सिमिलर है, दैट इज वाई ये कैंसिल आउट हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ जुपिटर कम्स टू बी 1331 टाइम्स देन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ। दैट मीन्स कि कितनी अर्थ जो है वो अकोमोडेट हो सकती है, 1331 अर्थ जो है वो जुपिटर में अकोमोडेट हो सकती हैं। नाउ क्वेश्चन 16 इज बूझो मेड द फॉलोइंग स्केच द सोलर सिस्टम। ये सोलर सिस्टम का स्केच जो है बूझो ने बनाया, इज द स्केच करेक्ट, इफ नॉट करेक्टेड, तो ये जो स्केच है वो करेक्ट है क्या, एंड नहीं है तो आपको करेक्ट करना है। सो सबसे फर्स्ट तो अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर पाओ तो सन के बाद देखो मरकरी तो ठीक है, मरकरी के बाद वीनस की प्लेस पे मार्स आ गया है, देन अर्थ, मार्स एंड वीनस की जो प्लेसेस है वो एक्सचेंज कर दी गई हैं, एंड देन ये जो एस्टेरॉइड्स की लाइन है वो कहाँ पर होती है, मार्स एंड जुपिटर के बीच में है, बट ये जुपिटर का पोजीशन जो है वो भी डिस्टर्ब्ड है। देन नेपच्यून एंड यूरेनस तो एकदम ही बूझो को तो याद ही नहीं है, आप लोग भी तो ऐसा नहीं हुआ कि अब आपको सीक्वेंस बताने बोला जाए तो आप ऐसा गड़बड़ कर दो, बूझो ने ध्यान से नहीं सुना होगा ना, पर बूझो इतने सारे क्वेश्चन पूछता है। सो आपको भी क्या है ना कि ध्यान से सुनना पड़ता है, तभी ये सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। तो यहाँ पर आपको उसकी मिस्टेक तो समझ आ गई है, बट आपको ये मिस्टेक नहीं करना है, आपको उस मिस्टेक को रेक्टिफाई करना है, करेक्ट करना है। ये जो सीक्वेंस है इसको प्रॉपर कलरफुल डायग्राम बनाना है एक सोलर सिस्टम का। मिस्टेक क्या है अभी बता ही दिया मैंने कि ये मार्स एंड वीनस का पोजीशन, देन उसके बाद ये एस्टेरॉइड की लाइन जहाँ पर बनाई है, जो एस्टेरॉइड्स प्रेजेंट होते हैं वो जुपिटर एंड मार्स, इनर 4 प्लैनेट एंड आउटर 4 प्लैनेट के बीच में होते हैं। देन नेपच्यून एंड यूरेनस की रिलेटिव पोजीशन जो है वो गलत है, यूरेनस पहले आता है, नेपच्यून बाद में आता है। तो इसको करेक्ट करके आपको एक कलरफुल डायग्राम बनाना है। यहाँ पे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स एंड होते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ आए होंगे। इन केस फिर भी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है, जहाँ पर भी नहीं समझ आए, सो आप बिल्कुल पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज रख सकते हो। स्टडी द चैप्टर प्रॉपरली, जहाँ पर हमने हमारे सोलर सिस्टम जो अर्थ जिस सिस्टम का पार्ट है उसके बारे में पढ़ा, स्टार्स एंड मून्स के बारे में पढ़ा। तो उसको और बेटर रीड करो, एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनो एंड क्वेश्चन आंसर्स पढ़ो। थैंक यू।